हेलो 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 हेलो। थोड़ा इधर करना। इधर इधर बस ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है बच्चों? मैं थोड़ा सा लेट हो गया यार, है ना। मैं बहाना नहीं मारूंगा कि मेरे कार का जो टायर है वो पंचर हो गया था, है ना। और बीच में जो है ट्रैफिक मिल गया था बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कोई टेक्निकल इशू था, कुछ जरूरी मीटिंग्स थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। रीजन बीइंग सिंपल ये था, है ना। सो जो दोस्त फटाफट 1 मिनट होते ही धड़ाम से एकदम से फोन कर देते हैं, धड़ाम से एकदम से व्हाट्सअप ढां 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 ढां, मैंने रुक तो जाओ, एक बार आने तो दो, क्लास में बैठने तो दो, आ रहा हूं, क्लास स्टार्ट कर रहा हूं भाई। हाँ जी, दिखाई दे रही है क्लास? अभी दिख रहा है? क्लास चल रही है आपकी? आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी सर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझा दीजिए दोस्त। हे हेलो, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये रहा, पढ़ाऊंगा अभी। क्या लिखा हुआ है? निवाहिका तंत्र पोर्टल सिस्टम पढ़ाऊंगा, रुक जाइए। चलिए तो शुरुआत करें, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, सिंपल सा छोटा लेक्चर लेंगे, जो जो चीजें बच गई हैं उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं और खत्म करते हैं। हाँ भैया, किसने कहा क्लास नहीं है? क्लास हैगी बेटा, क्लास चल रही है, क्लास है बेटा, क्लास चल रही है। ठीक है, क्लास चल रही है ना? दिखाई दे रहा हूं? एक बार मुझे बताइएगा। क्लास चल रही है। कौन से 4 होल होते हैं मेरे भाई? हमको नहीं पता 4 होल होते हैं। हाँ चलो आइए तो शुरुआत करते बेटा यहां पर। हाँ जी, सो हमारा ये जो टॉपिक जो बच गया है इस चैप्टर में, वो क्या बच गया था ये मैं एक बार वापस से दिखा देता हूं। मैंने कल भी स्लाइड में ऐड कर दिया था, 3 मार्च को जो टेस्ट होने वाला है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, ऐड हो जाएगा आज की स्लाइड में फिर से। ठीक है, हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, जल्दी से ज्यादा 1 घंटे के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, 1 से 1.5 घंटे में फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देख सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, तो सीधी सी बात है बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये 2 शब्द आपको दिखाई देंगे। क्या? एक दिखाई देगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और एक दिखाई देगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये 2 शब्द दिखाई देंगे, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन दोनों शब्दों में कई बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों में ये जो पहले दोनों शब्द है ये तो सेम है, इलेक्ट्रोकार्डियो, लेकिन यहां पर आ रहा है ग्राफी और यहां पर आ रहा है ग्राम। अब हम क्या बनाते हैं भैया, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंटेशन, हमारे पास इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, इस इंस्ट्रूमेंट से एक ग्राफ बनता है हमारे पास। क्या बनता है? एक प्रकार का ग्राफ बनता है, जिसमें इस तरीके से वेव्स बनती है, इस तरीके से वेव्स बनती है, पी, फिर क्यू आर एस, फिर उसके बाद में टी, फिर वापस से पी, फिर क्यू आर एस, फिर वापस से टी। ठीक है, तो इस तरीके की ये 3 वेव्स जनरेट होती है, 3 लहरें जनरेट होती है किसमें? ग्राफ में। तो मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो ग्राफ जो बन रहा है, ये वाला जो ग्राफ जो है, क्या इस ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलेंगे? नहीं जनाब, ये जो ग्राफ जो यहां पर बनता है, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ आपको दिखाई देता है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं ग्राम, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ठीक है, जो ये बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
ठीक है, तो ये अपोजिट आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या कि जहां पर आपको ग्राफी वर्ड दिखाई दे रहा है वो ग्राफ नहीं है, वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट है, वो यंत्र है। और जहां ग्राम दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो ग्राफ है। तो वास्तविक ग्राफ जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से बनवाया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। डन, ये तो पहली चीज थी जो आपको समझानी थी। अब बात करते हैं सर इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है। इस इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर हम प्राचीन प्रकार के या जो नॉर्मल ईसीजी जो होती है उसकी अगर बात करें, डिटेल्ड विस्तृत ईसीजी की हम बात नहीं करते, नॉर्मल ईसीजी की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल ईसीजी में, नॉर्मल ईसीजी जो होती है, ध्यान से सुनना, नॉर्मल ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स होती हैं। और वो इलेक्ट्रोड्स कहां पर लगाई जाती है दोस्त? हमारे हथेली पर लगाई जाती है और हमारे पैर पर लगाई जाती है। कितनी लगाई जाती है जरा ध्यान से सुनना। 3 हमारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो हमारी दोनों कलाइयों की बाईं दोनों कलाइयों पर लगाई जाएगी, और एक जो है वो कहां पर लगाई जाती है? हमारी एड़ी पर लगाई जाती है। मैंने अभी रिसेंटली कराया था, लगभग 4-5 महीने पहले मेरा ईसीजी हुआ था, तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है। एक यहां लगा दी थी, एक यहां लगा दी थी, नॉर्मल ईसीजी कराया था, और एक लगा दी थी कहां पर? एड़ी पर। ठीक है, और भी डिटेल्ड होती है जिसमें बहुत डिटेल्ड वर्जन होते हैं किसके? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के, जिसमें कई सारी इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती है बॉडी पर, चेस्ट पे भी लगाई जाती है, पैरों पर भी लगाई जाती है, हाथों पर भी लगाई जाती है। वो डिटेल्ड होती है, बहुत डिटेल्ड वर्जन होता है। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, यहां पर एक नॉर्मल ईसीजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक नॉर्मल ईसीजी की बात करते हैं, नॉर्मल ईसीजी की। हमारे कोर्स में डिटेल्ड ईसीजी के बारे में नहीं बताया हुआ है, नॉर्मल ईसीजी के बारे में बताया हुआ है। तो जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो वहां पर जो बन के आता है, वो जो इमेज जो बन के आ रही है इस तरीके से, वो है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। डन। अब सर करते क्या है इस मशीन के द्वारा? हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग किससे कर रखी है हमारी एनसीईआरटी में बता रखा है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी हॉस्पिटल में गए हो तो हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जो है लेटा पड़ा है, आईसीयू में लेटा पड़ा है, और ऊपर से ना एक मॉनिटर है जिसमें आवाज आती रहती है, पी 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 पी, है ना। इस तरीके से ग्राफ बनता रहता है, पी फिर पी, है ना। और आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, जब ये लाइन सीधी हो जाती है, ले भैया सलट लिए, बोलते हैं ना, सॉरी हम नहीं बचा सके। तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ जो था जिसको हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला, अगर ये फ्लैट हो जाता है इतनी आदमी सलट जाता है ना। ये आप लोगों ने सुना हुआ है। चल, तो बात करते हैं यहां पर वो जो पी 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 जो आवाज जो आ रही थी वो इस इंस्ट्रूमेंट की थी, और उससे जो ग्राफ बन रहा था उसी की मशीन में भी आप लोगों ने देखा होगा। उसी मशीन में इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनता रहता है। इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनता है। हम उसको प्रिंट करा के इस तरीके से बाहर निकाल भी सकते हैं ना। जब रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट में यहां पर इस तरीके से ये प्रिंटेबल फॉर्म में निकल भी जाता है। अब बात करते हैं साहब इस मशीन में ये जो पी 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 जो आवाज आ रही थी, यहां पर करते क्या है? तो भैया हमने यहां पर बात करी कि इस ईसीजी मशीन में हम हमारे हार्ट की एक्टिविटी को चेक करते हैं। कैसे? हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू बहुत माइन्यूट अमाउंट में क्या भेजते हैं? स्टिमुलस भेजते हैं। क्या बोला हमने? हम इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा ये जो यहां पर हमने ये जो लीड्स लगाई हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स जो हमने लगाई हैं, इन लीड्स के द्वारा हम क्या भेज रहे हैं? हमारे हार्ट के पास में स्टिमुलस भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? संवेदना भेज रहे हैं। और उस संवेदना के रेस्पेक्ट में हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है वो एक ग्राफ के द्वारा हमें पता लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सिंपल भाषा में, भैया ये मशीन थी, इससे लगी हुई है क्या? ये इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है, दोनों हाथ पे लगा दी, पैर की एड़ी पे लगा दी है। कौन सी पैर की एड़ी पे? ये याद रखना, बाईं और की। कौन सी? लेफ्ट वाला जो हमारा पैर जो है उसकी एड़ी पर लगाई जाती है। ठीक है, स्पेसिफिकली लेफ्ट वाले में, नॉर्मल में। ठीक है जी, चलिए जी। अब इसके बाद में क्या कि ये जो लीड्स जब हम लगाते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? विद्युत लीड्स है, यानी बहुत माइन्यूट अमाउंट में करंट पास किया जाएगा, लो वोल्टेज का, जो हमारे हार्ट के पास में जा रहा है। यानी एक संवेदना जा रही है, एक मैसेज जा रहा है, एक इंपल्स जा रहा है, और उस इंपल्स के रेस्पेक्ट में हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है वो इस फ्लक्चुएशन के रूप में देखा जाता है। कि इस तरीके से ये 3 प्रकार की फ्लक्चुएशंस हमें मिलती है, 3 प्रकार की हमें क्या मिलती हैं? वेव्स मिलती हैं, लहरें मिलती हैं। ये 3 प्रकार की वेव्स मिलती हैं, और ये हमारे हार्ट की काम की
क्रिया विधि को दर्शाती हैं, जिसमें से पी वेव क्या होती है, क्यूआरएस क्या होती है, टी क्या होती है, सिंपल भाषा में हमें समझना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो आएगा वो कहां से आएगा उस पर इंपॉर्टेंस रखनी है। हमें यहां पर डॉक्टर बाबू नहीं बनना है, वो बनने का समय आपका मेडिकल कॉलेज में आएगा। हमें इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि हाँ भैया इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन कहां पर आएगा। तो इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, एक तो भैया यहां पर नॉर्मल क्या डिफरेंस याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या अंतर है, नॉर्मल ईसीजी में कितनी लीड्स ले रहे हैं, कहां कहां पर वो इलेक्ट्रिकल लीड्स जो है या इलेक्ट्रोड्स जो है वो कहां पर लगाई जा रही है, वो याद रखना है। उसके अलावा सीधा बिंदु याद रखना है दोस्त कि यहां पर ये जो तीन वेव्स आ रही हैं, जिसमें एक पी आएगी, एक क्यूआरएस आएगा और एक टी आएगी, यानी पी से लेकर टी तक की ये जो वेव्स जो आ रही हैं, इन वेव्स को क्या कहा जाता है, इन वेव्स का मीनिंग क्या है। पी वेव किसको बता रही है, क्यूआरएस किसको बता रही है, टी किसको बता रही है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी वेव क्या होती है, क्यूआरएस सम्मिश्र क्या होता है और टी तरंग जो होती है ये क्या होती है। तो कुल मिलाकर आपके पास ये तीन प्रकार की तरंगे हैं और इन तीन तरंगों का मीनिंग क्या है, खत्म, बस इतना सा, इतनी सी बात आपसे पूछी जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो सबसे पहली जो पी वेव जो है, यहां पर ये हमारी पी वेव है, फिर उसके बाद क्यूआरएस और फिर ये हमारी टी। सिंपल, यही वाला याद रखना आपने, क्या, पी क्यू आर एस, इस तरीके से ये हमारा पी, फिर क्यू आर एस और फिर टी, इस तरीके से ये हमारी कुल मिलाकर ये हमारी तीन प्रकार की क्या बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं। ठीक है, अब ये जो तीन प्रकार की वेव्स जो हैं, जिसमें ये हो गई है पी, ये हो गई है क्यू, ये हो गई है आर, ये हो गई है एस और ये हो गई हमारी टी, इसमें सबसे पहले पी किस चीज को बताने वाली है, तो बेटा पी जो होती है और क्यूआरएस जो होता है और टी जो होती है, मैं आपसे खुद सोच समझकर आंसर देना, इनमें सबसे बड़ी वेव्स कौन सी दिखाई दे रही है, सर सबसे बड़ी ये है, इन तीनों में सबसे बड़ी ये है, फिर उसके बाद ये है और उसके बाद छोटी ये है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हार्ट का मेन काम कौन करता है, हार्ट का मेन काम कौन करता है, आलिंद करता है कि निलय करता है। आप सीधा बोलेंगे सर निलय करता है, यही बोलेंगे ना, हाँ सर निलय करता है। अब निलय में मेन फंक्शन क्या होता है, सिकुड़ना के फैलना। हार्ट का मेन काम क्या है, सर सिकुड़ना, पंप करना, यानी सिस्टोल इंपॉर्टेंट है कि डायस्टोल इंपॉर्टेंट है, सर सिस्टोल इंपॉर्टेंट है। तो अब आप खुद जरा सोचिए, इनमें से जो सबसे बड़ी वेव होएगी वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होगी, आलिंद के निलय, सर निलय। निलय में भी जो सबसे बड़ी वेव होगी वो किसके बारे में बताएगी, निलय के डायस्टोल के, निलय के सिस्टोल, सर निलय के सिस्टोल। तो ये जो क्यूआरएस सम्मिश्र जो होता है, ये पूरा क्यूआरएस, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का, ये क्यू, यहां से लेकर यहां तक क्यू, फिर यहां से लेकर यहां तक आर और फिर यहां से लेकर यहां तक एस, ये पूरा क्यूआरएस का ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, ये किस चीज को बताता है, ये हमारे निलय के सिस्टोल को बताता है कि निलय जो है उसने क्या किया है, सिस्टोल किया है। उसका आरेख जो है, उसका ग्राफ जो है इस तरीके से प्लॉट किया जाता है, किसका, क्यूआरएस का। ठीक है जनाब, फिर अब ये तो हो गया हमारा निलय के सिस्टोल को बता रही है, किसको बता दिया, निलय के सिस्टोल को। हमारे चार इवेंट थे, कौन सा, एक आलिंद का सिस्टोल था, एक आलिंद का डायस्टोल था, एक निलय का सिस्टोल था और एक निलय का डायस्टोल था। ऑरिकल्स का सिस्टोल, ऑरिकल्स का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, सर वेंट्रिकल का सिस्टोल। सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन है हमारे हृदय के, वेंट्रिकल्स। अब उन वेंट्रिकल्स में सबसे पहला इवेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, वेंट्रिकल का सिस्टोल, जो इसने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा होएगा, आलिंदो का होएगा कि निलय का होएगा। अभी निलय का डायस्टोल सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंस रखेगा ना, हाँ सर। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंस किसकी होगी, कंपैरेटिवली इससे कम किसकी होगी, वेंट्रिकल के डायस्टोल। तो हमारे पास ये तीन ग्राफ हैं, ये तीन तरंगे हैं। अब इन तीन तरंगों में से जो सबसे बड़ी तरंग है उसने निलय के सिस्टोल को बता दिया, तो इसके बाद में इससे जो छोटी तरंग होगी वो किसको बताएगी, सर ये बताएगी हमारे निलय के डायस्टोल को। किसको बताएगी, निलय के डायस्टोल को बताएगी। किसको बताएगी, निलय के डायस्टोल को बताया जाता है। तो क्यूआरएस निलय के सिस्टोल, टी वेव जो है निलय का डायस्टोल। सर ये हमारा दो इवेंट हो चुके हैं। अब इसके बाद बचे क्या, ऑरिकल का सिस्टोल और ऑरिकल का डायस्टोल। अब हमारे पास तो सिर्फ एक ही यहां पर बच रही है, कौन सी तरंग, एक, कौन सी, पी वेव। यानी इन दोनों क्रियाओं में से
एक क्रिया जो है उसको हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। क्या बोला हमने? इन दोनों क्रियाओं में से, ये जो दो क्रियाएं हैं, इन दोनों क्रियाओं में से केवल एक क्रिया को हम इस ग्राफ में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, यानी इन दोनों में से एक क्रिया जो है बहुत ही निम्न स्तर पर हो रही है, जिसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब बात आ रही है इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा होएगा। अब आप खुद इमेजिन करो, एक है ऑरिकल का सिस्टोल और एक है ऑरिकल का डायस्टोल। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके हिसाब से? मेन इंपॉर्टेंट कौन सा होना चाहिए भैया? वेंट्रिकल को अगर सिस्टोल करना है तो उसमें ब्लड कब आएगा? जब ऑरिकल क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। तो ऑरिकल का सिस्टोल और डायस्टोल में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा होता है? सर, ऑरिकल का सिस्टोल होता है कंपैरेटिव टू ऑरिकल का डायस्टोल, क्योंकि ऑरिकल के डायस्टोल में तो सीधा ब्लड आ जाएगा, कोई कपाट मिल नहीं रहे हैं, सीधा महाशिराओं से और सीधा फुफ्फुसीय शिरा से क्या आ जाएगा? रक्त भर जाएगा। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो चेंज आएगा। हाँ सर, चेंज आएगा। उसी चेंज को हमने रिकॉर्ड किया एक तरंग के रूप में। तो ऑरिकल के सिस्टोल को बताया जाता है, आलिंद जो होता है उसके सिस्टोल को हम इस तरंग के द्वारा दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे हृदय में जो 4 इवेंट हो रहे थे, उन चारों इवेंट में जो 3 मेजर इवेंट है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर है वेंट्रिकल का सिस्टोल, फिर है वेंट्रिकल का डायस्टोल, फिर है ऑरिकल का सिस्टोल, उनको हम इन 3 तरंगों के रूप में दर्शाते हैं। इतनी सी ये बात थी, खत्म। इतनी सी ये बात याद रखनी थी। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता बेटा ईसीजी में टी तरंग किसको बता रही है, क्यूआरएस किसको बता रही है, टी तरंग किसको बता रही है। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताओ एस का अंत होना किस चीज को बता रहा है? एस लास्ट स्टेप है किस चीज का? क्यूआरएस का। एस जब आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? सर, एस जब आ जाएगी तो हम बोलेंगे निलय में सिस्टोल कंप्लीट हो गया। क्यू किस चीज को बताएगा? निलय में सिस्टोल स्टार्ट हो गया। टी जब खत्म हो जाएगा तो निलय के डायस्टोल खत्म हो गया। टी जब स्टार्ट होएगा तो निलय का डायस्टोल स्टार्ट होएगा। पी जब स्टार्ट होएगा तो आलिंद का सिस्टोल स्टार्ट होएगा। पी जब अंत होएगा तो आलिंद का सिस्टोल अंत हो जाएगा। ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब बात आ रही है, सर ये तो चीज ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखे हुए हैं, क्या? विध्रुवण। सर ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा वही तो बताना है, सिंपल भाषा में चीज को समझना है, ये इस चीज पर फोकस करना है कि हमारे वो कौन सा वो क्वेश्चन है जिससे हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे इस टॉपिक से। क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा पूछा जाएगा तेरे से कि बता पी वेव किस चीज को बताता है, क्यूआरएस किसको बताता है, टी वेव किस चीज को बताता है। तो ये सीधी सी बात याद रखनी है। तो एक काम करते, पहले तो यहां पर ये जो पी क्यूआरएस है इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार ये देख लेते हैं। क्या पी वेव जो होती है, पी तरंग जो होती है वो किस चीज को बताती है? सर पी तरंग जो है आलिंद के उद्दीपन को विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत होती है। अभी मैंने कहा रुक जाओ इसको, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। चलो सर इतना तो समझ में आ गया कि पी वेव जो है वो किस चीज को बता रही है? आलिंदों के संकुचन को बता रही है, ठीक है। लेकिन सर ये शब्द समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी इसको रोक दे, अभी इसको बताऊंगा, उद्दीपन को विध्रुवण को, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाकी ये चीज समझ में आ गई कि पी वेव जो है वो किस चीज को बता रही है? सर वो आलिंदों के सिस्टोल को बता रही है, संकुचन को या प्रकुंचन को बता रही है। मैंने कहा नेक्स्ट दूसरे पर आते हैं। ये पहला था, दूसरे पर आते हैं। क्यूआरएस सम्मिश्र सबसे बड़ा ये हमारा क्या था? तरंग थी, जो निलय के विध्रुवण को प्रस्तुत करता है। अब सर ये निलय का विध्रुवण क्या होता है? मैंने कहा इन वर्ड को अभी रुक जा, अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उसके आगे की लाइन पढ़, क्या कर रहा है? जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। किस चीज को बता रहा है? निलय के संकुचन को। संकुचन जो है क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। मैंने तेरे को यही बताया था, जैसे क्यू तरंग आएगी निलय का संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। और अंत कब होएगा? जब एस तरंग आ जाएगी। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, क्या कि क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू हो जाता है निलय का संकुचन, जो सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। जो किस चीज को बताएगा? सर सिस्टोल की शुरुआत को बताएगा। कब बताएगा? जब क्यू तरंग आ जाएगी। भाई सीधी सी बात रखिए, क्यू तरंग जब आएगी यानी सिस्टोल स्टार्ट हो गया। किस में स्टार्ट हो गया? सर निलय में। एस जब आ जाएगी यानी सिस्टोल खत्म होने वाला है। किस में? निलय में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो है वो कौन सी हमारी? टी तरंग है।
अब साहब टी तरंग जो है वो किस चीज को बता रही है? सर ये निलय के उत्तेजन से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को बताती है। टी तरंग का अंत संकुचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है, यानी टी तरंग का अंत जो है वो संकुचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। यानी ये जो टी तरंग जो है इसका जब अंत हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहां पर संकुचन जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी निलय का डायस्टोल। अब सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर यहां पर किस वर्ड में? सर ये एक तो ये उद्दीपन और ये ध्रुवण और ये सारे वर्ड में, तो एक सिंपल सी बात समझते हैं। फिजिक्स में आपने बोला कि भैया ये एक तार है, मैंने बोला ठीक है। अब इस तार में मैंने चार्ज लगा रखा है, जस्ट समझना इस चीज को। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ और नेगेटिव चार्ज है इधर की तरफ। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ ये जो तार जो है ये कौन सी अवस्था में कहलाएगी? क्या इस तार को मैं बोल सकता हूं कि ये तार पोलराइज्ड है? क्या मैं बोल सकता हूं इस तार पर पोलर चार्ज है? क्या ये ध्रुवीय अवस्था में है? रुक जा मेरे भाई, केडी रुक जा एक बार, पहले जल्दी से मुझे बता, क्या ये तार जो है क्या ये पोलराइज्ड अवस्था में है? क्या ये चार्ज है या नहीं है? बस इतना सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्या ये तार पोलराइज्ड कहलाएगी? क्या ये चार्ज्ड कहलाएगी? हां सर। इस पर क्या मिल रहे हैं सर? पोलर चार्जेस मिल रहे हैं, इस पर आवेश पाया जा रहा है, एक तरफ धनात्मक है एक तरफ ऋणात्मक है, ये क्या कहलाएगी? हमारी पोलराइज्ड कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही मैंने यहां से टच किया इसको या कोई उद्दीपन दिया, कोई भी उद्दीपन दिया, कोई भी स्टिमुलस दिया, कोई भी उद्दीपन दिया, कोई स्टिमुलस ऐसा दिया जिसकी वजह से मान लो इनके बीच में कुछ दरवाजे थे, उन दरवाजों से पॉजिटिव चार्ज आ गया अंदर, पॉजिटिव चार्ज आ गया अंदर, पॉजिटिव चार्ज अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने बोला कि सपोज मैंने यहां पर स्टिमुलस दिया, किसको? इस तार को। क्या दिया? स्टिमुलस दिया। ये तार है या तंत्रिका मान ले, इसको तंत्रिका भी मान सकता है, तंत्रिका तंत्र में ऐसी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी तंत्रिका की ये झिल्ली थी, उस तंत्रिका की झिल्ली के इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर में कैसा था? नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। हमने जब इसको क्या दिया? उद्दीपन दिया। ममता कुमारी चांटा लगा देंगे क्लास में, समझ में आ गई ना तुमको? कल तुमको बताया है क्लास में सिलेबस, आज तुमको बताया क्लास में सिलेबस, फिर वापस से क्लास को डिस्टर्ब करते हो, पूछते हो क्लास में सिलेबस क्या है। इस उद्दीपन को हमने दिया यहां पर, किसको दिया? इस वायर को दिया या इस तंत्रिका को दिया। इस तंत्रिका ने जैसे इस उद्दीपन को प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? इस उद्दीपन को, इस स्टिमुलस को प्राप्त किया। प्राप्त करते ही मान लो यहां पर कुछ चैनल प्रोटीन थे या गेट प्रोटीन थे, कुछ ऐसे प्रोटीन थे जिन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर ला दिया। अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज जब अंदर आएगा तो अंदर आवेश कैसा होता जाएगा? पॉजिटिव, और बाहर कैसा होता जाएगा? नेगेटिव। कम हो गया भाई, जो पॉजिटिवली चार्ज अणु थे वो अंदर आते जाएंगे, तो अंदर आवेश कैसा हो गया? यहां की तरफ कैसा हो जाएगा सर? पॉजिटिव। और बाहर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा सोच, क्या ये चेंज तेरे को दिखाई दे रहा है? क्या ये चेंज तेरे को दिखाई दे रहा है? हां सर, जितने भी पॉजिटिव थे उनमें से 50% पॉजिटिव अंदर आ गए हैं और 50% नेगेटिव बाहर हैं। कितने? लगभग 50% पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और 50% पॉजिटिव चार्ज बाहर है। यानी इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन जो होती है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका? आवेशों का, बराबर बाहर और अंदर, ठीक है, बराबर। जितना बाहर पॉजिटिव उतना अंदर पॉजिटिव, जितना अंदर नेगेटिव उतना बाहर नेगेटिव। इस कंडीशन को, इस परिस्थिति को, इस चेंज को, ये जो चेंज जो आया है, ये जो बदलाव जो आया है, इस बदलाव की परिस्थिति को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है? डीपोलराइजेशन। सर हिंदी में क्या बोला जाता है? देखो, पोलराइजेशन को, पोलराइज्ड को या पोलराइजेशन को हिंदी में बोला जाता है ध्रुवण। क्या बोला जाता है? ध्रुवण कहा जाता है। तो जरा सोच, डीपोलराइजेशन को क्या बोला जाता है? विध्रुवण कहा जाता है।
क्या बोलते हैं, विध्रुवण। प्लीज इसको समझ लेना, तंत्रिका तंत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या कि पोलराइज्ड का मतलब कितना था कि जितना बाहर पॉजिटिव उतना ही अंदर नेगेटिव, ठीक है सर, वो है पोलराइज्ड स्टेट। फिर हमने क्या दिया, स्टिमुलस दिया, उद्दीपन दिया। उस स्टिमुलस देते ही हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई कि जितना बाहर पॉजिटिव था, जितना बाहर पॉजिटिव था उतना ही अंदर पॉजिटिव हो गया, जितना अंदर नेगेटिव था उतना ही बाहर भी नेगेटिव हो गया। यानी चार्ज कैसा हो गया, जीरो हो गया, पॉजिटिव चार्ज जीरो हो गया, जितना अंदर उतना बाहर, जितना नेगेटिव अंदर उतना नेगेटिव बाहर। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, विध्रुवण बोलते हैं। तो विध्रुवण जिनको समझ में ना आए, देसी भाषा में क्या, चेंज लाना, बदलाव लाना। एक पोलराइज्ड स्ट्रक्चर में क्या लेकर आना, चेंज लेकर आना, क्या कहलाएगा, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब मैंने तेरे से बोला, ध्यान से सुनना, ये करने के बाद में सारा पॉजिटिव अंदर आ गया, सारा नेगेटिव जो था वो बाहर चला गया। फिर उसके बाद में जब ये स्टिमुलस हट जाएगा, ये स्टिमुलस जैसे ही हट जाएगा तो इसके जैसे ये स्टिमुलस हट जाएगा, हटते ही वापस से कौन सी कंडीशन आ जाएगी सर, सारा का सारा वापस से कैसा होता जाएगा, नेगेटिव, और बाहर सारा का सारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी फिर से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, स्टिमुलस हटते ही कौन सी कंडीशन आ जाएगी सर, स्टिमुलस हटते ही कौन सी कंडीशन आ जाएगी, वापस से फिर पोलराइज्ड कंडीशन आ जाएगी। और फिर अगर पोलराइज्ड कंडीशन आ जाएगी तो क्या मैं उसको अंग्रेजी में रीपोलराइजेशन बोल सकता हूं, और हिंदी में पुनः ध्रुवण बोल सकता हूं। खत्म। बोलो, इतनी सी बात थी, यहां तक की बात थी, यहां तक की चीज को समझना था, ठीक है। अब जब हम तंत्रिका तंत्र में ये पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर आपको सोडियम और पोटेशियम आयंस के रिस्पेक्ट में हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में वहां पर ये वर्ड्स पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू देना था, एक आइडिया देना था कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या था। पोलराइजेशन मींस इक्वल चार्ज है आउटर और इनर साइड में, यानी और देसी भाषा में बोलूं तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब, जैसे मेरा हाथ ऐसे है, यूं है, नॉर्मल स्टेट, मैंने हाथ ऐसे किया, क्या आया, बदलाव आया, क्या कहलाएगा, डीपोलराइजेशन। वापस से हाथ ऐसा हो गया, रीपोलराइजेशन हो गया, डन। क्या ये नॉर्मल हाथ है, हां सर, सामान्य अवस्था में मिल रहा है, साम्य अवस्था में मिल रहा है, नॉर्मल स्टेट में मिल रहा है, क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें, चेंज लाओ, डीपोलराइजेशन, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, रीपोलराइजेशन। ये सिंपल सी बात समझानी थी। अब ये बातें अगर तेरे को समझ में आ गई हैं तो तू मेरे को बताएगा, इन तीन वेव्स में से दिमाग लगा, सोच समझकर मुझे बताना है। ये मेरा निलय था, ये मेरा नीचे वाला कौन है, निलय है, निलय। क्यों, क्या आया, चेंज आया। किस में आया, निलय में। निलय में क्या आया, चेंज आया। निलय में क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। निलय में क्या आया, चेंज आया। निलय में अगर चेंज आएगा, निलय में अगर उद्दीपन मिलेगा, निलय में अगर चेंज आएगा, तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, निलय का ध्रुवण बोलूंगा, विध्रुवण बोलूंगा, पुनः ध्रुवण बोलूंगा। सोच, दिमाग लगा, इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, निलय के सिस्टोल को मैं क्या नाम दूंगा, विध्रुवण यानी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन। सोचो, आंसर मिल जाएगा ना। भैया ये हमारा निलय था, हां सर, इस निलय में हमने चेंज किया, क्या चेंज किया, इसमें सिस्टोल कराया, हां सर, सिस्टोल कराया। यानी इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सर, इस कंडीशन को हम बोलेंगे निलय का विध्रुवण, निलय का विध्रुवण यानी डीपोलराइजेशन। अब अगर इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई है तो तू खुद आंसर देगा। बता, इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा। अरे भैया ये निलय था, ढिच क्यों, चेंज किया, हां सर, सिस्टोल करा दिया। ये आलिंडा, ढिच क्यों, चेंज किया, हां सर। अरे भैया ये नॉर्मल स्टेट है,
ये नॉर्मल स्टेट है, ये नॉर्मल स्टेट है। कौन सी? डायस्टोल जो होता है वो क्या था भैया? हमारा हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। रिलैक्स मींस नॉर्मल स्टेट में आना, कॉन्ट्रैक्ट मींस अपनी परिस्थिति से चेंज हो जाना। तो जरा सोच, इसमें भी चेंज आ रहा है, इसमें भी चेंज आ रहा है। अगर मैं इसको नीले का विध्रुवण बोल रहा हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सर इसको मैं आलिंद का विध्रुवण बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आलिंद का विध्रुवण बोलूंगा। यानी ये हमारे ऑरिकल्स का क्या कहलाएगा? डीपोलराइजेशन। ये वेंट्रिकल्स का क्या कहलाएगा? डीपोलराइजेशन। अब आप मुझे बताना सोच समझ के ये क्या कहलाएगा। दिमाग लगा ना, सोचना यहां पर। ये तूने नीले में, यहां पर इस वेव में तूने नीले में क्या कराया? सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन। उसके बाद में नीले अपनी वापस से नॉर्मल स्टेट में आ गया। ये क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन? सर रीपोलराइजेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? नीले का पुनः ध्रुवण। तो ये थे सिंपल से वर्ड्स जो कई बच्चों को कंफ्यूज्ड करते हैं। आई होप सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से चीज समझाइए, जो उस तरीके से हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं समझा रखी है। इस तरीके से जब मैं चीज समझाता हूं, पिछले कुछ सालों में ऐसे ही समझा रहा हूं और ऐसे ही बच्चे को समझ में आ जाता है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस तरीके से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। सिंपल भाषा में डीपोलराइजेशन मींस चेंज, चेंज होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना, रीपोलराइजेशन। डन, क्लियर है, सेट हो गया दिमाग में, मीनिंग समझ में आ गया, अब कभी नहीं भूलेगा। तो बेटा ये कुल मिलाकर ये 3 वेव्स थी जो इस तरीके से हमारे इस ईसीजी की ये 3 वेव्स होती हैं जो ये चीज दर्शाती हैं। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है क्या, कि अगर आप QRS सम्मिश्र की संख्या गिनते हैं तो क्या आप इस हृदय स्पंदन की दर निकाल सकते हैं? दिमाग लगा, सोच। एक हृदय स्पंदन में एक बार क्या होता है? सर नीले का सिस्टोल होता है, यानी QRS कौन था? नीले का सिस्टोल। एक हृदय स्पंदन में यानी एक हार्ट बीट में एक बार नीले का क्या होता है? सिस्टोल होता है। अब तेरे पास ये जो ग्राफ आएगा, इस ग्राफ में तूने QRS काउंट कर लिए तो तेरे को पता लग जाएगा हृदय का स्पंदन कितनी बार है। अब तू काउंट नहीं करेगा, वो मशीन काउंट करके देगी यहां पर QRS कितनी बार आया है यहां पर। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, ये जिसमें QRS काउंटेबल फॉर्म में होता है। QRS काउंटेबल फॉर्म में होता है तो हमको पता लग जाए हाँ भैया हार्ट बीट नॉर्मल है, ज्यादा है, कम है, कितनी है। ठीक है, तो QRS की अगर हम गिनती कर ले तो हमें हृदय की स्पंदन पता लग जाएगी। हाँ सर, क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हृदय स्पंदन की दर को पता लगाने के लिए एक मानक ईसीजी में कौन सी तरंग को पता लगाया जाता है? समझ में आया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन इस तरीके से तेरे से पूछ लिया किसमें? नीट में। क्या कि एक हृदय स्पंदन की दर को पता लगाने के लिए एक मानक ईसीजी में कौन सी तरंग को देखा जाएगा या कौन सी तरंग को गिना जाएगा? तो याद रखना, ना ही पी ना ही टी, मेन कौन है हमारा? QRS। क्यों? द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज परफॉर्म्ड बाय नीले एंड द मेन फंक्शन ऑफ नीले इज सिस्टोल, दैट इज QRS। तो ये चीज याद रखना, भूलना जाना। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो बोलते हैं सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी की लाइनों से। डन। तो कुल मिलाकर बात ये आ रही है, क्या ये ईसीजी सबकी सेम होती है? नहीं भैया, हार्ट की बीटिंग सबकी अलग अलग है, हार्ट की फंक्शनिंग सबकी अलग अलग है। किसी में पी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, QRS लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, QRS की संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति की जो ईसीजी जो होती है, उसकी आकृति जो होती है, उसकी वेव्स जो होती हैं, वो अलग अलग होती है, समान नहीं होती है, याद रखना। और कोई भी चेंज आता है किसमें? इस पी वेव में, QRS वेव में, टी वेव में, अगर किसी भी प्रकार का अगर चेंज आता है, किसी भी प्रकार का अगर चेंज आता है तो वो चेंज से हमें पता लग जाएगा उस बीमारी के बारे में। तो बीमारी अगर पता लगानी है तो हम क्या कराते हैं सर? ईसीजी कराते हैं। उस ईसीजी में हमें स्पेसिफिकली एक बीमारी के लिए कि भैया ये पढ़ने को मिलेगा। कब पढ़ने को मिलेगा? अभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, जब आप हायर डिग्रीज लेने जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहां पर आपको ईसीजी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि भैया इस बीमारी के लिए ईसीजी में फ्लक्चुएशन इतनी हो जाती है, इस रोग में इतनी हो जाती है, इस
रोग में ये फ्लैट हो जाता है, ये इतना हो जाता है, ये इतने डिग्री पर होता है, ये इतना हो जाता है, ये सारा आपको पढ़ाया जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि आपको ये अगर पढ़ना है डिटेल में तो ये पढ़ने के लिए नीट क्लियर करना पड़ेगा, और नीट क्लियर करने के लिए आपको अभी क्या समझना पड़ेगा कि ईसीजी से क्वेश्चन क्या बनेगा, ईसीजी से क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, किसी बीमारी में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ क्यूआरएस नहीं बेटा, क्यूआरएस तो यहां पर अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी हम क्या पता करेंगे, हृदय स्पंदन दर, है ना। बीमारी में हम पी वेव भी देखेंगे, क्यूआरएस भी देखेंगे, टी वेव भी देखेंगे। जैसे टी वेव फ्लैट हो रही है, टी वेव झुक रही है, क्यूआरएस जो है कम हो रही है, क्यू का जो नीचे वाला पार्ट है वो ज्यादा नीचे चला गया, एस का नीचे वाला आगे चला गया, एस का जो लंबाई जो है ज्यादा बढ़ गई है। तो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है किसकी, ईसीजी की। इसीलिए मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है इसको बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आपको कोई जेनेटिक, आपको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आपको कोई हृदय संबंधी रोग है, कोई सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, ज्यादातर इन डिसऑर्डर्स में आपकी ईसीजी कराई जाती है। जब सांस लेने में तकलीफ आ रही है, हृदय की धड़कनें बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में क्या कराई जाती है, ईसीजी कराई जाती है। दोस्त इतना ही पढ़ना है तेने ईसीजी में। तेरे को जो ज्यादा चाचा चौधरी नहीं बनना है उस पर फोकस कर, जो तेरे को रैंक दिलाएगा उस पर फोकस कर, जो नीट क्लियर कराएगा। तेरे को यह नहीं पढ़ना है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एस वेव जो होती है बड़ी हो जाती है कि नहीं बड़ी हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या कौन सी क्यूआरएस लंबाई छोटी हो जाती है, क्यू वेव का क्या हो जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे से पूछा जाएगा ये लाइनें लिखी हुई हैं, यहां पर कौन किसको संबोधित कर रहा है ये याद रखना है। और उसके बाद बस इतना सा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, कितनी लीड्स लगाई जाती है, कहां लगाई जाती है, खत्म खल्लास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देन क्लियर है, याद रखना भूलना जाइएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है भैया, मैंने सीधी सी बात बोली, हमारे पास रक्त नलिकाएं होती हैं। हां सर, रक्त नलिकाएं होती है, पहले एक बार पढ़ ले मेरे भाई। हाँ जी, हाँ जी बेटा, विध्रुवण आएगा वहां पर, अध्रुवण नहीं, विध्रुवण करना है उसको आपने। ठीक है, विध्रुवण, विध्रुवण, विध्रुवण। हमारी बुक्स में विध्रुवण को डीपोलराइजेशन को ए पोलराइजेशन कर दिया है, हिंदी में क्या कर दिया, अध्रुवण कर दिया, उसको विध्रुवण करना है। ठीक है, याद रखना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया केडी। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं रक्तदाब। रक्तदाब का मतलब रक्त का दाब। मेरे भाई ये हमारी नलिका, ठीक है, और ये हमारी दूसरी नलिका है। ये हमारी नलिका है। ये वाला कंसेप्ट मैं वैसे पहले आपको बता चुका हूं। एक हमारी धमनी होती है, एक शिरा होती है, केशिका होती है। क्या ये मैंने आपको पहले बताया? बोलो, मैंने क्या पहले आपको धमनी, शिरा, केशिका, क्या ये चीज पहले कभी बताई है? कोई जरूरत नहीं है रितेश के शर्मा। क्या मैंने पहले आपको कभी धमनी, शिरा, केशिका ये वर्ड बताए हैं? धमनी के अंदर कितनी भित्तियां होती हैं, शिरा के अंदर कितनी भित्तियां होती है, केशिका में कितनी भित्तियां होती हैं, ये पढ़ाई हैं? अगर नहीं भी पढ़ाई हैं तो कोई बात नहीं, आज हम वापस से यही चीज पढ़ने वाले हैं। जल्दी से देखना, पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या कि हमारी जो रक्त वाहिनियां जो होती हैं या रक्त नलिकाएं जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। एक है हमारी धमनी, एक है हमारी शिरा और एक है हमारी केशिका। डन। धमनी जो होती है वो लाल रंग की होती है, केशिकाएं जो होती है थोड़ा सा ग्रीनिश या थोड़ा सा ब्लूइश कलर की होती है। इसमें अनऑक्सीकृत रक्त होता है, यहां पर ऑक्सीकृत रक्त होता है। धमनी की भित्तियां मोटी होती हैं, इसकी भित्तियां कंपैरेटिवली पतली होती हैं। धमनी की भित्तियां मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि इसके अंदर ल्यूमन जो होता है, खोखलापन जो होता है, खाली जगह जो होती है वो बहुत संकरी होती है, छोटी होती है, कुछ इस तरीके से। ये अगर मैं देखूं, ये हमारा क्या है, ये इस तरीके से ल्यूमन है, किसका? धमनी का। ये धमनी का ल्यूमन है और ये शिरा का ल्यूमन है। तो कंपैरेटिवली धमनी का ल्यूमन छोटा है। जब ल्यूमन छोटा है तो उसके अंदर से रक्त तेजी से बहेगा। हां सर, ल्यूमन छोटा है, यहां ल्यूमन बड़ा है।
जब ल्यूमन छोटा है तो तेजी से जाएगा, हां सर। बीच में रोकना है, नहीं रोकना, तो क्या बीच में कोई कपाट मिलेगा? नहीं। यहां पर धीरे धीरे हौले 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 आएगा, बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए अंदर क्या मिलेंगे? इस तरीके से कपाट मिलेंगे, हां सर। तो यहां पर वाल्व मिलेंगे, यहां वाल्व नहीं मिलेंगे। यहां पर ल्यूमन छोटा है, यहां पर ल्यूमन बड़ा है। ल्यूमन छोटा है तो तेजी से बहेगा, हां सर। ल्यूमन बड़ा है तो धीरे बहेगा, हां सर। तेजी से बहेगा तो भित्तियों पर दाब लगाएगा, हां सर। भित्तियों पर अगर प्रेशर लगाएगा तो भित्तियों को मोटा रखना पड़ेगा, अगर पतला रखेंगे तो भित्तियां फट जाएंगी। यहां पर भित्तियां पतली हैं क्योंकि प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो बात करते हैं सर ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो पर्टिकुलरली धमनी के अंदर जब रक्त बहता है, किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो इस आर्टरीज की दीवारों पर, धमनी की भित्तियों पर क्या लगाता है? दाब लगाता है। और वही दाब हमारा क्या कहलाता है सर? उसी दाब को हम क्या बोलते हैं? रक्त दाब बोलते हैं। तो रक्त दाब को सिंपल देसी भाषा में अगर बोले तो रक्त दाब क्या होता है? हाँ जी, रक्त दाब क्या होता है सर? ब्लड प्रेशर जो होता है वो ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल्स पर लगाया गया, यानी धमनियों की भित्तियों पर लगाया गया दाब जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रक्त दाब बोलते हैं। ये 10वीं कक्षा में चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब ये जो रक्त दाब जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक दाब और एक होता है डायस्टोलिक दाब। आप जब जाते हैं, आपने कहा कि भैया मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दो, वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। पहले ऐसा लिया जाता था, आजकल तो घरों में ऐसा ले लिया जाता है, ऑटोमेटिक होता है। पहले डॉक्टर्स के पास आपने देखा होगा इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। ये इस तरीके से खोलते थे, फिर इसके अंदर से एक पट्टा निकालते थे, हाथ पे बांधते थे, फिर इधर से ये हमारा ये इस तरीके से खूंटी सी होती थी, इसमें हम हवा जो होती थी इसको भरते थे, फिर वो टाइट हो जाता था। फिर वो टाइट हो जाता था तो यहां पर एक नोजल होता था, डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप लगाता था, यहां पर लगा लेता है या यहां पर लगा लेता है, बेसिकली यहां पर लगाएगा। फिर यहां पर ये जो मरकरी है धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाता था। जब ये ऊपर से नीचे जाता था, ये नोजल को जब वो खोलता था तो हार्ट की साउंड सुनता था। तो यहां पर उसको दो प्रकार की एक अलग साउंड सुनाई देती थी, उन साउंड को वो नोट कर लेता था और ब्लड प्रेशर लिख देता था। ये सिंपल सी बात थी। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर। आज की डेट में ऑटोमेटेड होता है, सीधा पट्टी बांधो या सीधा ये पट्टा बांधो, चालू करो, पट्टा जो है वो पट्टे के अंदर हवा खुद भर जाएगी, फिर हवा भरने के बाद अपने आप वो निकलेगी, अपने आप वो निकलेगी। ये इंस्ट्रूमेंट आपको सीधा सीधा आपका ब्लड प्रेशर बता देगा। कुल मिलाकर ये जो इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है, इससे हम क्या पता लगाते हैं सर? ब्लड प्रेशर पता लगाते हैं। ब्लड प्रेशर का मीनिंग मैंने तेरे को बता दिया क्या? धमनियों की दीवारों पर जब दबाव पड़ता है किसका? रक्त का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रक्त दाब बोलते हैं। अब ये रक्त दाब कितने प्रकार का होता है? ये रक्त दाब दो भागों में बटा होता है। एक होता है सिस्टोलिक दाब और एक होता है डायस्टोलिक दाब। अब सिस्टोलिक दाब क्या होएगा? तो खुद लॉजिकली जरा सोच, ये अगर हार्ट है, यहां से धमनी निकली है, मान ले महाधमनी निकली, ये हमारा हार्ट है और यहां से महाधमनी निकल रही है या फुफ्फुसी धमनी निकल रही है। अब हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी तेजी से बाहर ब्लड निकलेगा, हाँ। तेजी से प्रेशर लगाएगा, हाँ लगाएगा। तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा सर? सिस्टोलिक दाब कहलाएगा। ये हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तेजी से बहा, दीवारों पर लगा प्रेशर, सिस्टोलिक दाब। हार्ट रिलैक्स हो गया। जैसे रिलैक्स होएगा प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारे डायस्टोलिक दाब कहलाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास दो घटनाएं हैं, एक है सिस्टोलिक दाब और एक है डायस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब जो होता है वो क्या होता है? जब वो अवस्था जिसमें हमारा संकुचन होता है रक्त नलिकाओं के अंदर, जब हृदय संकुचन करता है तो रक्त नलिकाओं के अंदर तेजी से ब्लड बहता है और तेजी से ब्लड बहता है तो दीवारों पर प्रेशर डालता है और वही प्रेशर क्या कहलाता है? हमारा प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक दाब या पंपिंग प्रेशर कहलाता है। जो कितना होता है? नॉर्मल व्यक्ति का 120 mmHg होता है, मर्क्यूरी कॉलम होता है। वहीं जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो दाब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 80 mmHg हो जाता है। तो ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, यानी हाई इतना हो जाएगा, लो इतना हो जाएगा। ये हमारे दो, एक वयस्क व्यक्ति या एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120-80 mmHg होता है। ये हमारे दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड प्रेशर के, सिस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक दाब। इस इंस्ट्रूमेंट से पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्त यहां पर, अगर ये प्रेशर बढ़ जाए
तो क्या क्या कंडीशंस आ सकती है, और ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा, वो कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं। तो यहां पर ये अच्छा, ये रक्त दाब जो होता है, ये पर्टिकुलरली हमारे यहां पर हैंड पे वो जो पट्टा जो लगाया जा रहा है, वो हमारी भुजा पर लगाया जाता है, जहां पर एक धमनी होती है जिसका नाम होता है ब्रैकियल आर्टरी। हमारी यहां पर ब्रैकियल आर्टरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर जो मसल्स मिलती है उनका नाम होता है ब्रैकियल मसल्स। तो यहां पर कौन सी आर्टरी होती है, ब्रैकियल आर्टरी होती है, और उस ब्रैकियल आर्टरी कंपैरेटिवली जितनी भी धमनियां होती है हमारी बॉडी के अंदर डीप होती हैं, डीप होती है, डीप मींस अंदर ज्यादा सिचुएटेड होती हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी बाहर होती है। जब ये थोड़ी सी बाहर होगी तो इजीली डिटेक्टेबल हो जाता है क्या, ब्लड प्रेशर मापना। इसीलिए हम पर्टिकुलरली हम अपनी भुजा पर किसको लगाते हैं, इस पट्टे को लगाते हैं, ताकि वो जो ब्रैकियल आर्टरी जो होती है उससे हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सके। मैक्सिमम आर्टरीज जो होती है, यहां पर लिखा भी हुआ है, जब आप यहां पर पढ़ेंगे, अगर यहां पर आप पढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, धमनियां सामान्यतः शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, लिखा हुआ है। धमनियां जो होती हैं वो शरीर की गहराई में स्थित होती हैं, लेकिन एक्सेप्शनली हमारी ये जो ब्रैकियल आर्टरी जो होती है कंपैरेटिवली इतनी डीप नहीं होती है, थोड़ी सी सरफेशियल होती है, इसलिए हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, ब्लड प्रेशर को। नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। हाँ जी, ठीक है सर, ये लेफ्ट में लगाते हैं या राइट में, दोनों में जाती है बेटा, ऐसा नहीं है कि यहां पर जाएगी और यहां नहीं जाएगी। ठीक है सामा आफरीन। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर यहां पर ये ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है। हमने सुना है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, चॉकलेट खा लो, नमक खा लो, नमकीन चीज खा लो। सर ये ब्लड प्रेशर कैसे कम हो जाता है, कैसे बढ़ जाता है। यानी हाई बीपी बोलते हैं ना, हाई बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गई है ना, लो बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। तो ये जो कंडीशंस होती है कैसे होती है, यानी हम कुल मिलाकर अब क्या पढ़ेंगे, हमारी विकृतियां पढ़ेंगे, यानी परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड हम कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर जो है कुसुम, जरा ध्यान से सुन लो। यहां पर सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसका नाम ही क्या है, उच्च रक्तदाब यानी अति तनाव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। अब साहब ये हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब क्या हो रहा है कि भैया बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है ना। अब ये हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब बात आ रही है ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाए कि हम बोले कि भैया हाइपरटेंशन हो रही है, हाई बीपी हो रहा है। तो नॉर्मली याद रखना, सिस्टोलिक दाब अगर 140 या उससे ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक दाब जो है वो 90 mmHg या उससे ज्यादा हो जाए, यानी कितना 140/90। नॉर्मल कितना था 120/80 था, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। अगर कंडीशन 140/90 यानी सिस्टोलिक 140 डायस्टोलिक 90 ये या इससे ज्यादा हो जाए, या तो ये इससे ज्यादा हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, सर बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख देता है, सीधी सी बात है, रोज एक गोली खा, तेरा बीपी नॉर्मल रहेगा। सर ब्लड टेस्ट में किस नलिका का ब्लड लेते हैं, सिरा का लेते हैं बेटा, धमनी का नहीं लेंगे, धमनी को काट देंगे तो सलट लोगे। धमनी में बहुत तेज प्रेशर से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, और वो डीपली सिचुएटेड होती है। तो हम यहां पर इस तरीके से करते हैं, क्या ढूंढते हैं, सर कोई सिरा मिल जाए बढ़िया सी और वहां से ब्लड निकाल ले। चल आइए, सो यहां पर बात आ रही थी क्या, हाइपरटेंशन की कंडीशन कब कहलाती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर अगर इतना हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं। और हाई बीपी जो होता है हमारे बॉडी के कई सारे पार्ट्स पर इफेक्ट डालता है। स्पेसिफिकली किस पर डालेगा, जरा दिमाग लगा। तेरे ब्रेन के पास ब्लड जा रहा है, तेरे हार्ट के पास में ब्लड जा रहा है, तेरी किडनी के पास में ब्लड जा रहा है, किडनी में छनने के लिए, हार्ट के पास पंप होने के लिए, दिमाग के पास ऑक्सीजन को मेनली ले जाने के लिए, क्योंकि अगर यही नहीं प्राप्त करेगा ऑक्सीजन तो तू कैसे चलेगा, है ना। तो मेनली आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी किडनी और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादातर प्रभावित हो जाते हैं किससे, हमारे हाई बीपी की प्रॉब्लम से। तो यहां पर लिखा हुआ कि महत्वपूर्ण अंग जो है, जैसे हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारा वृक्क, हमारी किडनी हो गई है, हमारे गुर्दे हो गए हैं, हमारी किडनी हो गई है, हमारा वृक्क हो गया, हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारा हृदय हो गया है, ये जल्दी प्रभावित होते हैं किससे, हाई बीपी से। अब बात करते हैं सर ये हाई बीपी होता कैसे है। अब ये चीज हमारी एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट रूप से दे रखी है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक वर्ड होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
अब इन दोनों शब्दों में से हमारी एनसीईआरटी ने इस शब्द को बताया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में ये शब्द दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों शब्दों का मीनिंग आपने समझना पड़ेगा। क्या हमारी एनसीईआरटी में अथेरोस्क्लेरोसिस दिया हुआ है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नहीं दिया हुआ है। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? हर्ष साहू, क्लास चल रही है? स्पैम मत कर मेरे भाई, नहीं तो सारे कमेंट्स डिलीट हो जाते, मेरे को नहीं दिखाई देंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है? ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। सर क्या हाई बीपी से डेथ हो सकती है? अभी बता रहा हूं, एक सेकंड रुक जा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, इधर देखना। पहले इन दोनों वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। इन दोनों वर्ड को समझने से पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी आपको। आपने आर्टरीज की 3 दीवार पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था हमारी जो धमनी जो होती है उसकी 3 दीवारें होती हैं, और जो शिरा जो होती है उसकी भी 3 दीवारें होती हैं। याद आ रहा है आपको? बताया था मैंने, कभी ना कभी तो पढ़ा है ना, ऐसा मत बोलना कि सर नहीं बताया। हमारी आर्टरीज की 3 वॉल हैं, वेन्स की भी 3 वॉल हैं, आर्टरी की धमनी की 3 भित्तियां थी, और शिरा की भी 3 भित्तियां थी, केशिका की 1 थी, याद कर बताया हुआ है। जो आउटर मोस्ट होती है उसका नाम क्या होता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद जो बीच वाली होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर वाली जो होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका इंटरना। मैंने कब पढ़ाया था? जब मैंने आपको एपिथेलियल, जब मैंने आपको संयोजी ऊतक पढ़ाया था वहां पर ये चीज बताई थी, मेरे को याद आ रहा है। जब मैंने संयोजी ऊतक पढ़ाया था तब वहां पर ये चीज बताई थी, मेरे को याद आ रहा है। जिसमें से ट्यूनिका मीडिया जो होती है किससे बनी होती है सर? मांसपेशी से बनी होती है, मसल से बनी होती है। ट्यूनिका इंटरना जिसको मैंने एंडोथीलियम वहां पर उस चैप्टर में बताया था कि याद रखना, एक होती है मीजोथीलियम और एक होती है एंडोथीलियम। याद आ रहा है? याद आ रहा है ये वर्ड? हाँ। एंडोथीलियम जो रक्त नलिकाओं का अस्तर करे उसको हमने क्या बोला था? एंडोथीलियम बोला था, याद रखने के लिए बोला था। सो ट्यूनिका इंटरना को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम, जो किससे बनी होती है? सरल शल की उपकला से बनी होती है। ये चीज मैंने वहां पर आपको बताई थी। तो सरल शल की उपकला पाई जाती है किसमें? ट्यूनिका इंटरना में। मांसपेशियों से बनी होती है ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो किससे बनी होती है? ये हमारे ढीले संयोजी ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है? ढीले संयोजी ऊतक से बनी होती है, याद रखना। अब ढीले संयोजी ऊतक में आपको याद आ रहा होगा एरियोलर टिश्यू, याद आ रहा है? एरियोलर और एडिपोज। तो यहां पर जो ढीला संयोजी ऊतक जो होता है वो ज्यादातर कौन सा होता है? एरियोलर टिश्यू होता है। चलिए जनाब, यहां पर ये 3 वर्ड हैं, ये 3 भित्तियों के नाम हैं। चलिए जी, यहां तक की चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं ना बहुत चटपटी चीजें खाता हूं, मैं बहुत ऑयली चीजें खाता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा मसालेदार चीजें खाता हूं, मैं बहुत चटपटी चीजें खाता हूं, बाहर का बहुत ज्यादा खाना खाता हूं, समोसे बर्गर ये पिज्जा बिज्जा ये बहुत कुछ खाता हूं। ठीक है, यानी मैं फैट्स बहुत कंज्यूम करता हूं। क्या कंज्यूम करता हूं? फैट्स जो है, कौन सी? बैड फैट्स जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैं बहुत कंज्यूम करता हूं। ठीक है, अब वो कोलेस्ट्रॉल, वो जो फैट जो है मेरी बॉडी के अंदर जब एब्जॉर्ब नहीं होता है या उसका उपापचय नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं एकत्रित होने लग जाता है। हाँ सर, कहां पर एकत्रित होता है सर? एडिपोज टिश्यू में। मैंने कहा और कहां पर एकत्रित होने लग जाता है सर? एडिपोज टिश्यू में एकत्रित होएगा। हाँ सर। एरियोलर टिश्यू में एकत्रित हो सकता है। हाँ सर। और कहां पर एकत्रित हो सकता है सर? इस ल्यूमन में एकत्रित होने लग जाएगा, इस दीवारों से चिपककर यहां पर भरने लग जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, इस ल्यूमन के अंदर, इन दीवारों के अंदर अगर आपका लिपिड्स, कौन? आपके फैट्स, कौन कौन मेरे भाई? हमारी वसा, प्लस साथ साथ कैल्शियम भी यहां पर डिपॉजिट होने लग जाता है। वसा के साथ साथ कैल्शियम भी यहां पर डिपॉजिट होने लग जाता है, प्लस कुछ तंतु फाइबर्स भी यहां पर एकत्रित होने लग जाते हैं। यहां पर इलास्टिन फाइबर या कोलेजन फाइबर भी यहां पर एकत्रित होने लग जाते हैं प्लाज्मा के अंदर जो मिल रहे हैं, जैसे फाइब्रिनोजन एकत्रित हो गया है, प्रोथ्रोम्बिन, इस तरीके से फाइबर्स जो है, फाइब्रिन, इस तरीके से यहां पर एकत्रित होने लग जाएं तो जरा सोच, एक लंप सा बन जाएगा। एक लंप मतलब इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। हाँ सर, बढ़ता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये कई सालों से जब हम खा रहे हैं ऐसा खाना, तो ऐसा खाना खाने से जो हम वेस्ट मटेरियल खाते हैं या
गंदा खाना जब हम खाते हैं, तो जब हम इस तरीके से तेलीय भोजन या तेल से बना हुआ जब हम भोजन खाने लग जाते हैं, बाहर का खाना खाने लग जाते हैं, तो इस तरीके से ये जमाव बढ़ने लग जाता है और ये हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर बढ़ने लग गया। अब जरा सोच, रक्त नलिका के अंदर अगर ये बढ़ने लग जाता है तो ये जो लिपिड का यानी वसा का और कैल्शियम से और तंतुओं से बना हुआ जो जमाव जो होता है, इस जमाव को अंग्रेजी में बोला जाता है अथेरोमास, या इसको हम लिपोमास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथेरोमास या लिपोमास बोला जाता है, जो यहां पर जमने लग जाता है। किसमें? हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर। अब आप मुझे बताइएगा, इस कंडीशन में सोचना, इस कंडीशन में इमेजिन कर, क्या ये ल्यूमन छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये ल्यूमन जो है छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भैया जरा सोच, ये रक्त पहले यहां से इस पूरे ल्यूमन में जा रहा था, अब इस धमनी के अंदर ये ल्यूमन छोटा होता जाएगा। हाँ सर। ल्यूमन अगर और छोटा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। हाँ सर। तो कुल मिलाकर क्या यहां पर प्रेशर बढ़ सकता है? हाँ सर। ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है? हाँ सर। ब्लड का क्या बढ़ सकता है सर? प्रेशर बढ़ सकता है। तो हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लड का प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा। तो जिनको मोटापा होता है, जिनके अंदर मोटापा होता है, उनको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बाहर का खाना कम खाया करो, तुम्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, तुम्हारे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये अथेरोमास, ये लिपोमास यहां पर क्या होने लग जाता है? एकत्रित तो होने लग जाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई है? इस कंडीशन को हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस। अब इधर देख, अथेरो वर्ड तो समझ में आ गया कि अथेरो वर्ड कहां से आया सर? अथेरोमास से आया है। अथेरोमास से वर्ड आया क्या? अथेरो। ठीक है, लेकिन सर ये स्क्लेरोसिस और ये स्क्लेरोसिस इन दोनों जगह पर आ रहा है। सर ये स्क्लेरोसिस का होता है? सर ये स्क्लेरोसिस इसका मतलब क्या होता है? तो स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब होता है दृढ़ता यानी कठोरता। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, जरा लॉजिकली आंसर बताइएगा। इस कंडीशन में ये जो ट्यूनिका मीडिया जो होती है किससे बनी होती है सर? मांसपेशियों से। अगर आप इस तरीके से अथेरोमास भरने लग जाएंगे और वो अथेरोमास भरने लग जाएगा, तो कुल मिलाकर इस मांसपेशीय, ये जो मांसपेशीय जो स्तर जो थी, इसके अंदर संकुचनशीलता और शिथिलन की क्षमता क्या हो जाएगी? अरे भैया सोच, अंदर तूने कोई चीज भर दी, अब क्या ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी? लॉजिकली जरा दिमाग लगा, अगर अंदर तू कोई चीज भर देगा, जो चीज अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो सकती थी, ये वाली स्तर अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती थी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी? क्या वो संकुचन कर पाएगी? नहीं। तो जब वो संकुचन नहीं कर पाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि भैया यहां पर ये जो नलिका जो थी ये हार्ड हो गई है। हार्ड मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, इलास्टिसिटी नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्शन की पावर। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो रिलैक्स कैसे होगी? तो हम यही बोलेंगे कि भैया यहां पर क्या हो गई? अथेरोमास के डिपोजिशन से या लिपिड्स के डिपोजिशन से कहीं ना कहीं क्या हो गया है? स्क्लेरोसिस हो गया, यानी हार्डनिंग हो गई है किसकी? नलिका की। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? डंडना डंडन। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। सर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है? अब पर्टिकुलरली इस वर्ड में स्क्लेरोसिस तो आ रहा है, यानी हार्डनिंग तो यहां पर भी होगी, लेकिन यहां पर हार्डनिंग किसकी वजह से होगी? तो इधर देखना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो आर्टरीज होती हैं, अब देखिए यहां पर अथेरोस्क्लेरोसिस जो था ये बेटा हमारी आर्टरीज में भी हो सकता है, वेन्स में भी हो सकता है। ये किस में हो सकता है सर? ये हमारी धमनी में भी हो सकता है और ये हमारी शिरा में भी हो सकता है। धमनी में भी हो सकता है, शिरा में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली वर्ड आ रहा है आर्टेरियो। आर्टेरियो वर्ड कहां से है? आर्टरी से आया है। यानी यहां पर जो हार्डनिंग होगी वो पर्टिकुलरली किसमें होगी? हमारी धमनी में होगी। और ये धमनी के अंदर हार्डनिंग जो हो रही है, कठोरता जो आ रही है, वो पर्टिकुलरली किस वजह से आ जाती है? तो याद रखना, भूल ना जाना, याद रखना, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है, मैं अभी आपको वैसे आगे आने वाले चैप्टर में आएगा, आपके यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। उसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैराथायराइड ग्रंथि। अगर नाम सुना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ तो याद रखना। क्या हमारे यहां पर ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है एक पैराथायराइड ग्रंथि। क्या एक होती है हमारी इस तरीके से, ये हमारा
क्या था, याद कर, ये था हमारा कंठ और ये हमारी श्वास नलिका, ये है लैरिंक्स और ये हमारी ट्रैकिया। इनके दोनों के जंक्शन पर यहां पर क्या होती है सर, हमारी ये कौन होती है, हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। और इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 बटन के जैसी, कितनी, 4 टोटल, 1 2 3 4, यानी इस थायराइड ग्रंथि पर 2, इस थायराइड ग्रंथि पर 2, टोटल 4 यहां पर क्या मिल रही है, पैराथायराइड ग्रंथि मिलती है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। ये जो पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है, और ये कौन होती है, हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। आपने ये सुना है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन थायरॉक्सिन के अलावा एक और हार्मोन भी आपने याद रखना है, जिसका नाम है, याद रखना है, कैल्सीटोनिन। कौन सा नाम है, कैल्सीटोनिन। एक और हार्मोन याद रखना है आपने, जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। तो एक थायरॉक्सिन निकलता है, कैल्सीटोनिन भी निकलता है। और पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है पैरेथॉर्मोन, जिसको हम कॉलिप हार्मोन भी बोलते हैं, सिंपल पैरेथॉर्मोन बोलते हैं। अब ये जो दोनों हार्मोन जो होते हैं ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट काम का मतलब, ये कैल्सीटोनिन जो होता है बेटा याद रखना, ये कैल्सीटोनिन हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, और ये जो होता है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। क्या, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। यानी हमारे ब्लड में, जैसे मैंने दूध पिया, दूध के अंदर क्या था, पनीर खाया, दूध पिया है, लस्सी पी, इसके अंदर क्या है सर, कैल्शियम होता है ना। अंडा खाया, इसके अंदर क्या है, कैल्शियम है। वो कैल्शियम जब मेरे अंदर जाएगा, उसका अवशोषण होएगा, मेरी आहार नाल से होएगा, वो कैल्शियम मेरे ब्लड में जाएगा, तो मेरे ब्लड से कैल्शियम को निकाल कर मेरी हड्डियों पर डालने का काम कौन करता है, हमारा कैल्सीटोनिन। समझना इस चीज को, क्या बोला मैंने, जो भी मैंने चीज खाई जिसमें अगर कैल्शियम है, वो कैल्शियम मेरे जब ब्लड में जाएगा तो मेरे ब्लड से खींचेगा, मेरे ब्लड से लेकर उस कैल्शियम को मेरी बोन्स पर डाल देता है, कौन, कैल्सीटोनिन। यानी कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है सर, ब्लड में से तो कैल्शियम को निकाल रहा है, यानी ब्लड में कैल्शियम कम कर रहा है, और कहां डाल रहा है सर, बोन्स पर डाल रहा है, यानी बोन्स को तो स्ट्रांग कर रहा है लेकिन ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा है। तो भैया इसको काउंटर अटैक करने के लिए अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ब्लड में कैल्शियम नहीं रहेगा, तो इसको हम इक्वल बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम पैरेथ हार्मोन की सहायता लेते हैं। ये पैरेथ हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है सर, बढ़ाता है। अब बात आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब आप मेरे से ये भी पूछेंगे कैसे बढ़ाता है, ये हम सारा पढ़ेंगे उस चैप्टर में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर पढ़ेंगे। अभी फोकस करना है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि अगर इसने एक्सेसिव पैरेथ हार्मोन निकाल दिया, हमारी इस ग्रंथि में क्या हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि में कुछ म्यूटेशन हो गया, या पैराथायराइड ग्रंथि जो है एबनॉर्मल वर्क करने लग गई और पैरेथ हार्मोन ज्यादा निकाल दिया, सोच क्या होएगा सर, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम, याद रखना, स्ट्यूनिका मीडिया के अंदर, किसके अंदर, स्ट्यूनिका मीडिया, स्ट्यूनिका इंटरना, मेजली, ये दोनों स्तरों के अंदर क्या हो जाता है, फंसने लग जाता है, एकत्रित होने लग जाता है। कैल्शियम अगर ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के अंदर अगर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाए तो जरा सोच, क्या कैल्शियम हार्डनेस देता है, हां सर देता है। बस हमारी धमनी के अंदर अगर कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है और वो भित्तियों के अंदर एकत्रित होने लग जाता है तो हमारी धमनी कैसी हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, उनके अंदर संकुचन की क्षमता नहीं होएगी। जब उनके अंदर संकुचन की क्षमता नहीं होएगी तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और इसी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्टरी के अंदर अगर कैल्शियम डिपॉजिट होता रह जाएगा तो ये तो मोटी होती जा रही है, अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, मोटी होती जा रही है, अंदर की तरफ भी बढ़ती जा रही है, ल्यूमन क्या हो जाएगा, छोटा, यानी ये कंडीशन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये कंडीशन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये दो चीजें हैं जिसमें से ये कंडीशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, ये वाली कंडीशन हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब ये चीजें पढ़ने के बाद में, ये चीजें समझने के बाद में मैं तुमसे एक वर्ड पूछ रहा हूं, एक डिसऑर्डर मैं तुमको बताने वाला हूं जिसका नाम है CAD। क्या सर ये हमारा डिसऑर्डर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मैं क्वेश्चन सीधा सीधा तेरे से पूछूंगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मैं तेरे से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूंगा, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। सुनना मेरे भाई आतिफ, सुनना, बस आंसर मिल जाएगा, पहले सुन। ये एक बीमारी है और इस बीमारी में लॉजिकली दिमाग लगाना। क्या आपको कोरोनरी वर्ड याद आ रहा है? आपको कोई कोरोनरी धमनी याद आ रही है? सोच, महाधमनी से कोई धमनी निकली थी, उस धमनी का नाम, महाधमनी का विभाजन हुआ था, उसमें से कोई धमनी निकली थी जिसका नाम कोरोनरी धमनी थी, जो हमारे हृदय की पेशियों को या हृदय की ऊतकों को शुद्ध रक्त दे रही थी। हाँ सर। अब इमेजिन करिए हमारा हृदय है और इसी हृदय से महाधमनी से निकली हुई हमारी एक धमनी जिसका नाम क्या था? कोरोनरी धमनी। और ये कोरोनरी धमनी हमारी दो थी, एक लेफ्ट थी एक राइट थी। याद कर, इन कोरोनरी धमनी से हमारी हृदय की दीवारों को क्या मिल रहा था? पोषक मिल रहा था, पोषक पदार्थ मिल रहे थे। अब इमेजिन कर, अगर इस कोरोनरी धमनी के अंदर अथेरोमास डिपॉजिट होने लग जाए तो क्या ये कोरोनरी धमनी प्रभावित हो रही है? बस इतना सब पूछ रहा हूं। क्या ये है हमारी कोरोनरी धमनी? और इस कोरोनरी धमनी में अगर अथेरोमास डिपॉजिट होने लग जाए तो क्या ये कोरोनरी धमनी प्रभावित हो रही है? हां जनाब, हो रही है। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। प्लीज बातें मत करना, क्वेश्चन मत पूछना, पहले सुनो उसके बाद क्वेश्चन पूछना। सीओपीडी क्या है इधर देख पहले यहां पर। हाँ जी, यहां पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज समझ में आ गई है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कौन सी थी? एक ऐसी डिजीज जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें क्या हो रहा है सर? डिफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है सर? अथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। ये है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इधर देखना, ध्यान से सुनना। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये तीसरी चीज बताने वाला हूं, उसका नाम है एंजाइना। पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, अगर ऐसा हो जाए इसके अंदर, कोरोनरी धमनी के अंदर अगर अथेरोमास डिपॉजिट होने लग जाए, ये अथेरोमास अगर डिपॉजिट होने लग जाए, यहां पर ल्यूमन छोटा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर हमारी हार्ट की दीवारों की कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की मात्रा कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? जरा सोच सर, कम मिलेगी। हृदय की दीवारों की या हृदय की पेशियों की कोशिकाओं को जब पोषक पदार्थ कम मिलेंगे, ग्लूकोज कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी, श्वसन कम होएगा, तो काम धीमा हो जाएगा। काम धीमा होता जाएगा तो धीरे धीरे हृदय की पेशियों की कोशिकाएं नष्ट होती जाएंगी या नहीं होती जाएंगी? अचानक से नहीं, धीरे धीरे। जरा सोच, मैंने क्या बोला? अगर मेरी कोरोनरी धमनी में, किसमें? कोरोनरी धमनी में क्या हो गया सर? अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। और उस अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने से क्या हो रहा था? अब अथेरोस्क्लेरोसिस अचानक से नहीं होता, मैंने तेरे को बताया था। अथेरोस्क्लेरोसिस होने में टाइम लगता है, मोटापा बढ़ने में टाइम लग रहा है। एक दिन में तू मोटा नहीं हो जाएगा ना कहीं फास्ट फूड, जंक फूड धीरे धीरे कंज्यूम करेगा, बढ़ता जा रहा है, खाता जा रहा है, फिर उसके बाद मोटापा आ रहा है। हाँ सर, यानी अथेरोस्क्लेरोसिस एक दिन का तो नहीं है, टाइम लेगा। हाँ सर, टाइम लेगा। जब इतना बढ़ जाएगा कि कोरोनरी धमनी में अथेरोस्क्लेरोसिस जब ज्यादा होने लग जाएगा तो हमारे हृदय की जो पेशी जो है, हृदय पेशी जो है, क्या वो प्रभावित होएगी? हाँ सर। क्या वहां की कोशिका जो है मृत होती जाएंगी? हाँ सर। अगर कोशिका मृत होती जाएंगी, सोच, हमारे शरीर का एक अंग है, शरीर का एक भाग है, वो हार्म हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या हमें पेन नहीं होगा? सोचो, हमारी हृदय की पेशियां जो है वो प्रभावित होंगी, उनकी कोशिकाएं नष्ट होती जाएंगी, तो क्या हमें पेन नहीं होएगा? हाँ सर, पेन होएगा। क्या हमें चेस्ट में पेन नहीं होएगा? हाँ सर, चेस्ट में पेन होएगा। और वो जब चेस्ट में पेन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तब आप मुझे बताइए, क्या इस CAD के कारण एंजाइना पेक्टोरिस होगा या नहीं होगा? अरे भैया, CAD होगा, यानी कोरोनरी आर्टरी
में डिजीज होएगी, कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट होएगा, कोरोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस होएगा, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या एंजाइना पेक्टोरिस होगा कि नहीं होएगा? सोचो, ये इसके बाद अगला स्टेप यही तो होगा कि अगर आप कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट लेकर आ रहे हैं और वो डिफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाए तो हमारी हृदय की पेशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कोशिका एकदम से तो नष्ट नहीं होंगी, अचानक से तो नष्ट नहीं होंगी, धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। धीरे धीरे जब नष्ट होंगी तो पेन बढ़ेगा। हाँ सर, पेन होने लग जाएगा। हाँ सर, तो चेस्ट में जब पेन होने लग जाता है तो इसको हम हृदय शूल कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय शूल, अंग्रेजी में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। चलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई है। डंडना डंडन। अब इधर ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन वापस से सुन। चौथी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? हृदय घात। हृदय घात बोला जाता है। हृदय घात, हृदय पात नहीं, हृदय घात बोला जाता है। अंग्रेजी में एक और नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब मैं तेरे से दूसरी चीज कह रहा हूं। मैंने कहा मेरे भाई ये हमारा हृदय, इस हृदय के पास में कौन आ रही थी? सर ये कोरोनरी धमनी आ रही थी। और ये जो कोरोनरी धमनी जो थी, इस कोरोनरी धमनी के अंदर मान ले क्या हो गया? सर इंटरनल ब्लॉकेज आ गई है। अब वो इंटरनल ब्लॉकेज जो है वो अचानक से आई है। सोच, यहां पर अचानक से ब्लॉकेज आ रही थी क्या? नहीं सर, धीरे धीरे जमाव बढ़ता जा रहा था। मैं यहां पर बोल रहा हूं इंटरनल ब्लॉकेज आ गई है अचानक से। अब अचानक से इंटरनल ब्लॉकेज कब आ जाएगी? जब इंटरनल क्लॉट बनेगा, अंदरूनी थक्का बनेगा। हाँ सर, तो अगर हमारी कोरोनरी धमनी में क्या बन गया? सर रक्त का थक्का बन गया। रक्त का अगर थक्का बन जाएगा, इंटरनल क्लॉट बन जाएगा, तो उस थक्के के परिणाम स्वरूप यहां पर क्या बन गया गुरु? ये थक्का बन गया। अब जब थक्का बन जाएगा इस तरीके से, और वो थक्का बड़ा है, इतना बड़ा है कि यहां पर हमारे ब्लड का ब्लॉक हो गया, ब्लड जाना बंद हो गया, तो हमारी हार्ट की दीवारों के पास सडनली, हमारी हृदय की पेशियों के पास सडनली किसकी कमी हो जाएगी? सर ऑक्सीजन की। सर पोषक पदार्थों की अचानक से कमी हो जाएगी। हाँ सर, और जब अचानक से कमी हो जाएगी तो हमारा हृदय क्या करेगा? सोच, हमारा हृदय क्या करेगा? झटके लगाएगा किस चीज पर? इस धमनी पर कि भैया हमको दो, हमको दो, हमको तुम दे नहीं रहे हो। वो दे नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि अंदर कौन है? सर थक्का है। तो इस वजह से क्या हार्ट क्या मारेगा? झटके मारेगा। और उस झटके के परिणाम स्वरूप अगर ये ब्लॉकेज टूट जाता है और थोड़ा सा भी ये रक्त आ जाता है, तो आपने देखा होगा कई पेशेंट होते हैं जो फर्स्ट हार्ट अटैक को झेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये एनलार्ज होएगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो कई बार वो खींच लेता है, और खींच लेता है तो झटका सहन हो गया। कई बार नहीं खींच पाएगा तो फर्स्ट हार्ट अटैक में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिला के वो हृदय क्या कर रहा है? लार्ज होकर खींचने की कोशिश कर रहा है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये कहलाता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में और एंजाइना पेक्टोरिस में फर्क क्या था? ये इमीडिएटली नहीं हो रहा था, ये सडनली नहीं हो रहा था, ये अचानक से नहीं हो रहा था, टाइम के साथ साथ हो रहा था। कोरोनरी धमनी में क्या हो रहा था? अथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा था, जमाव हो रहा था, जिससे चेस्ट में पेन हो गया था। दिस इज एंजाइना। अगर कोरोनरी धमनी में रक्त का क्या बन जाए? थक्का बन जाए, और अचानक से हमारी हृदय की पेशियों को अगर शुद्ध रक्त ना मिल पाए, तब क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। डन। ये थी चौथी कंडीशन। अब सुन पांचवी कंडीशन। अब है पांचवी कंडीशन जिसको हम बोलते हैं हृदय पात। अब सर ये तो था हृदय घात, ये है हृदय पात, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। ये था हमारा हार्ट अटैक, ये है हार्ट फेलियर, ये हमारा हृदय घात, ये है हमारा हृदय पात। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैंने इस बार बोला, मैंने कहा मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने बोला मेरे हार्ट में, किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट बिंदास बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, एकदम तंदुरुस्त है। दिक्कत आ गई कहां पर? मान ले फेफड़ों में। कहां पर आ गई? मान ले फेफड़ों में आ गई है। कहां पर आ गई? यहां पर देख, यहां पर हृदय पात दे रखा है। हाँ जी, दिक्कत कहां पर आ गई है? इसमें अगर हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है तो अच्छी बात है। फेफड़े 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 फेफड़े, हाँ दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है। क्या बोला मैंने? दिक्कत आ गई है, मान ले मेरे फेफड़े में आ गई है।
फेफड़े में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है मेरे भाई कि यहां पर गैसों का आदान प्रदान प्रॉपरली नहीं हो पाया। गैसों का आदान प्रदान प्रॉपरली नहीं हो पाया, ऑक्सीजन कम आई है, ऑक्सीजन कम आई है तो दाब कम होएगा, ऑक्सीजन का दाब जब कम होएगा तो रक्त का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम होएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम आएगा। हां सर, सोचना समझना, क्या बोला मैंने, हमारे हृदय में गैसों के आदान प्रदान में प्रॉब्लम आ रही है। हां सर, प्रॉब्लम आई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम आया। हां सर, अब अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कम आ रहा है तो यहां से यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाएगा। हां सर, महाधमनियों से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाएगा। हां सर, और महाधमनियों से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाएगा किसके पास, हमारी बॉडी के पास, तो हम क्या बोलेंगे, हम यही तो बोलेंगे कि भैया हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी के पार्ट्स के पास में, हमारा हार्ट जो है हमारे शरीर के भागों के पास में शुद्ध रक्त पूर्ण रूप से पहुंचा नहीं पा रहा। लेकिन बेचारा हृदय क्या करे, हृदय कह रहा हमारी गलती थोड़ी ना है बे, गलती तो इसकी थी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं दे रहा पूरा। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देगा तो हमारी बॉडी के पास जो पहुंचाने वाला था वो तो ससुरा ये है, जो लाने वाला था, जहां से आने वाली थी वो ये था। इसके अंदर अगर दिक्कत आएगी, ये थोड़ी ना पहुंचा रहा है बॉडी में, पहुंचा तो ये रहा था। हम तो इसी को दोष देंगे, काहे भैया काहे नहीं पहुंचा रहे हो, वो कह रहे हम क्या करें भैया, दिक्कत तो यहां आ रही है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम इसी को ही क्या मानेंगे कि भैया ये फेल हो रहा है। किस चीज में फेल हो रहा है, हमारे बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जिसका मेन रीजन कौन है, हमारे फेफड़ों में क्या आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना। अब बताइए, क्या आपको हार्ट फेलियर, आपको हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी कंडीशंस समझ में आ गई हैं या चीरते हुए ऊपर से भाग निकली हैं? ठीक है, अब बात आती है सर ये एंजाइना पेक्टोरिस जो है, क्या ये दोनों मेल और फीमेल में हो सकता है? यस बेटा, दोनों में हो सकता है, लेकिन जो एजेड पीपल होते हैं उनमें ज्यादातर उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है। किसमें? एज, जब उपापचय अभिक्रिया धीमी हो जाती है, वसा का जमाव बढ़ने लग जाता है ना, फैट का मेटाबॉलिज्म कम होएगा। खुद जरा सोच, जब एज होने लग जाती है तो एंजाइमेटिक क्रिया विधि कम हो जाएंगी, एंजाइमों का फंक्शन जब धीरे धीरे कम हो जाएगा तो फैट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, फैट का उपापचय अगर कम हो जाएगा तो फैट डिपोजिट होने लग जाएगी, फैट अगर डिपोजिट होने लग जाएगी तो अथेरोस्क्लेरोसिस होएगा, अथेरोस्क्लेरोसिस होएगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है, कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट अगर होएगा तो एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस किसमें ज्यादा होंगे? सर, वृद्ध व्यक्ति में। तो यहां पर लिखा हुआ है किसमें? हृदय शूल में यह चीज लिखी हुई है कि हृदय शूल जो होता है, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, एंजाइना, ये स्त्री और पुरुष दोनों में किसी उम्र में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में नहीं होगा, बच्चे में भी हो सकता है, बड़े में भी हो सकता है। और आजकल तो नौजवानों में हार्ट अटैक, ये सारी कंडीशंस बहुत ज्यादा होती जा रही है क्योंकि हमारा खान पान ही ऐसा होता जा रहा है। लेकिन ज्यादातर क्या लिखा हुआ कि सर वृद्ध अवस्था में ये सामान्यता होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, वृद्ध अवस्था में सामान्यता क्यों होता है? क्योंकि उपापचय अभिक्रिया जो होती है, वसा का उपापचय जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये था हृदय शूल, एंजाइना पेक्टोरिस, ये था कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय धमनी रोग जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें क्या हो जाता है बेटा? अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना, जिसमें कैल्शियम, वसा और अन्य रेशे जो है एकत्रित होने लग जाते हैं। धमनी जो है वो कैसी हो जाती है? संकरी हो जाती है। ये भी कारण होता है किस चीज का? ब्लड प्रेशर को हाई करने का। ठीक है, डन। और हार्ट फेलियर भी बता दिया और हार्ट अटैक भी बता दिया है। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये दोनों एक ही बिंदु में यहां पर दिए हुए हैं। ये हमारे डिसऑर्डर थे जो किससे रिलेटेड थे बेटा? हमारे परिसंचरण पथ से रिलेटेड थे। ठीक है, अब बात करते हैं सर रक्त वाहिनियों की। हम बात कर लेते हैं रक्त वाहिनियां। आप बोलेंगे सर दिखने में हमारे यहां पर बेटा ये एक एनिमेशन है, एक फोटो है। यहां पर ऑब्वियसली बात है, इसका ल्यूमन क्या होएगा? कम होएगा। यहां पर ल्यूमन क्या होएगा? ज्यादा होएगा। ये तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं ना कि भैया यहां पर ये ल्यूमन देख छोटा है, ये ल्यूमन कंपैरेटिवली क्या है? बड़ा है।
तीन स्तरें हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। कैपिलरी केशिकाएं जो होती है उनमें केवल कौन होती है, ट्यूनिका इंटरना, यानी केवल कौन होती है सर, हमारी एंडोथीलियम होती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है दोस्त यहां पर कि कैपिलरी के अंदर केवल एक ही स्तर होती है, इसी वजह से एक स्तर की वजह से क्या हो जाता है सर, आदान प्रदान होता है। तो केशिकाओं का कार्य क्या होता है सर, आदान प्रदान करना, किसमें, ऊतकों में और रक्त नलिकाओं के बीच गैसों का, अपशिष्ट पदार्थों का, पोषक पदार्थों का आदान प्रदान किससे होता है सर, केशिकाओं से होता है। दूसरा काम केशिकाओं का क्या होता है सर, धमनी को शिरा से जोड़ना। ये धमनी है, ये शिरा है, इनको जोड़ने का काम कौन करती है सर, केशिका करती है। धमनी को धमनी से भी जोड़ती है, शिरा को शिरा से भी जोड़ती है, धमनी को शिरा से भी जोड़ती है। तीन कंडीशन याद रखना, धमनी को धमनी से भी जोड़ती है, शिरा को शिरा से भी जोड़ती है, धमनी को शिरा से भी जोड़ती है। कौन, केशिका। यानी केशिका के आपको चार काम याद रखने हैं। क्या, धमनी टू धमनी जोड़ना, धमनी टू शिरा जोड़ना, शिरा टू शिरा जोड़ना, और साथ साथ किसको क्या करना, गैसों के, अपशिष्ट पदार्थों के, पोषक पदार्थों के एक्सचेंज में, यहीं से ऊतकों के साथ एक्सचेंज इससे ही होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिंगल वॉल है, यहां पर तीन तीन भित्तियां हैं। डन, क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक बालक पूछ रहा है सर हमारे अंदर ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है। आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों को एक वर्ड याद आ रहा है, सेरोटोनिन। आप में से कितने बच्चों को एक वर्ड याद हो रहा है, हिस्टामिन। बताओ मेरे को रागिनी कुमारी, आपको हिस्टामिन याद आ रहा है, आपको सेरोटोनिन याद आ रहा है। हिस्टामिन क्या करता था सर, डायलेट करता था, हमारी रक्त नलिकाओं को क्या कर देता है, डायलेट करता है। मैं तुमसे पूछता हूं रागिनी, अगर मेरे अंदर हिस्टामिन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो मेरी रक्त नलिका डायलेट हो जाएंगी। रक्त नलिका अगर डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर जरा सोचना, क्या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई चीज जब फैल जाएगी तो अंदर फ्लो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर लो होने का एक कारण होता है क्या, हिस्टामिन की उच्च मात्रा का निकलना। डन, चलिए जी। सो भैया हमारे अंदर हम बंद प्रकार का, हमारे जब परिसंचरण की बात करते हैं तो तीन प्रकार की नलिकाएं होती है, धमनी होती है, शिरा होती है, केशिकाएं होती हैं। अगर हम इनकी टिश्यू देखें, इनकी औतकी देखें तो इनमें तीन प्रकार की क्या होती हैं, दीवारें होती हैं, तीन स्तर होते हैं। पर्टिकुलरली धमनी में और केशिका, धमनी में और शिरा में तीन होते हैं, केशिका में एक ही होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। मैंने तेरे को बता दिया ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी हुई है सर, ये बनी होती है भैया हमारे ढीले संयोजी ऊतक से बनी होती है, जिसको हम एरियोलर टिश्यू भी बोल देते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो होती है किससे बनी होती है सर, ये मोटी स्तर होती है, और ये किससे बनी होती है, पेशियों से बनी होती है। सर यहां पर ये वर्तुल आरेखित लिखा हुआ है, ये जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां पर गमन और संचलन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा रेखित कौन सी होती है, अरेखित कौन सी होती है। अभी सिर्फ इतना सा, यहां पर जो पेशियां पाई जाती है वो अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मींस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। क्या तू अपने रक्त नलिका को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, नहीं ना, तेरे कंट्रोल में नहीं है ना। ऐसी मांसपेशियां क्या कहलाती है, अरेखित वर्तुल। वर्तुल का मतलब गोलाकार होती है, वर्तुल मींस सर्कुलर। अरेखित मतलब उन पर रेखाएं नहीं मिलेंगी, स्मूथ होती है, जो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी अनैच्छिक होती है यहां पर मांसपेशियां। किसमें, ट्यूनिका मीडिया में। ट्यूनिका इंटरना जो होती है मैंने आपको बताया था, इसको एंडोथीलियम भी बोला जाता है, और किससे बनी होती है, शल की उपकला से बनी होती है। ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है। डन। अब बात आ रही है सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, धमनी और शिरा में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो धमनी पढ़ ले, शिरा इसका अपोजिट है। धमनी जो होती है वो क्या करती है, हमारे हृदय से शरीर के अंगों की तरफ क्या लेकर जाती है, रक्त लेकर जाती है। हाँ सर, रक्त को यानी ब्लड को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है। कौन सा रक्त लेकर जाती है सर, शुद्ध रक्त लेकर जाती है। अपवाद तू जानता है कौन सा, फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। इनमें दबाव के साथ में बहती है, यहां पर कम दबाव होएगा, यहां पर प्रेशर कम होएगा, यहां प्रेशर ज्यादा होएगा। धमनियां जो होती हैं वो गहराई में होती है, शिराएं जो होती हैं वो त्वचा में ज्यादा गहराई पर नहीं होती है, ये ज्यादा गहराई में होती है, बॉडी के इंटरनल लोकेटेड होती है। क्यों, क्योंकि अगर इनमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, अगर ये पंक्चर हो जाए, अगर इनमें क्या हो जाए, डिफेक्ट आ जाए, अगर ये फट जाए तो जरा इमेजिन कर, इनमें बहुत तेजी से प्रेशर जाता है। यानी अगर मैं अपने इस ऐसे बोलते हैं ना, नस काट लेता हूं, अगर मैंने यहां से ब्लेड से अगर काटा और उस काटने पर ब्लड जो है बहुत तेजी से बाहर नहीं निकला, धीरे धीरे निकला, इट मींस कौन नहीं कटी, आर्टरी नहीं कटी। क्योंकि जब हमारी धमनी कटती है तो धमनी कटने के बाद यहां से ब्लड सीधा उस दीवार पर पिचकारी की तरह जाकर लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारी धमनियों के अंदर बहुत तेजी से ब्लड क्या हो रहा है, बह रहा है।
सो धमनियां जो होती है गहराई में होती हैं, अगर सरफेशियल होंगी तो कोई कटवट लग गया तो आदमी वैसे ही सलट लेगा, इसलिए कहां पर होती है, गहराई में होती है। इनकी गुहा जो थी यानी ल्यूमन जो था वो कैसा था, संकरा था, इनमें कोई वाल्व नहीं मिलेंगे क्योंकि तेजी से प्रेशर से ब्लड जा रहा है। लाल गुलाबी रंग की होती है और इनमें जो मध्य स्तर जो होती है यानी ट्यूनिका मीडिया जो होती है मोटी होती है। क्यों मोटी होएगी, लॉजिकली जरा सोच, यहां पर भित्तियां मोटी क्यों होंगी या ट्यूनिका मीडिया मोटी क्यों होएगी, क्योंकि तेजी से ब्लड जा रहा है। इसके अपोजिट ये सारे के सारे बिंदु इसके अपोजिट होंगे, क्या कि यहां पर हृदय की ओर लेकर आती हैं शिराएं, यहां पर शिरा जो होती है अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं। अपवाद कौन सा है, हमारी फुफ्फुसीय शिरा बहुत कम दाब के साथ में धीमी गति से बहता है, त्वचा में कम गहराई पर होती हैं। ल्यूमन इनकी कैसी होती है, चौड़ी होती है। ल्यूमन मतलब जो गुहा जो है वो कैसी होती है, चौड़ा होता है। कैसी होती है सर, बड़ी होती है। इनके अंदर कपाट जो होते हैं, इनके अंदर कपाट मिलते हैं, हाँ सर, धीमे धीमे ब्लड जाएगा, बैक फ्लो ना मार जाए इसलिए क्या मिलते हैं, कपाट मिलते हैं। ये ज्यादातर लाल नीले रंग की होती है, लाल नहीं, ज्यादातर कैसे रंग की होती है, नीले रंग की होती है, आपकी ब्लूइश कलर की होती है, लाल नहीं आपके हरे नीले रंग की होती हैं। और इनमें मोटाई जो है ट्यूनिका मीडिया की क्या होती है, कम होती है। ये हमारे डिफरेंस थे किसके बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है निवाहिका तंत्र, वो पढ़ने से पहले यहां पर लिखा हुआ है क्या, लास्ट बिंदु इस रक्त वाहिनियों में यह लिखा हुआ था मेरे भाई कि जितने भी रक्त वाहिनियां होती हैं 3 प्रकार की हैं, उनमें से शिराओं की तुलना में धमनी अधिक विकसित है। ट्यूनिका मीडिया मोटी है, भित्तियां मोटी हैं, संकरी है, तेजी से ब्लड को लेकर जा रही है, तो कौन ज्यादा विकसित है सर, धमनी ज्यादा विकसित है। इसकी मोटाई ज्यादा है, हाँ सर मोटाई ज्यादा है। इसमें पेशियां जो है ट्यूनिका मीडिया कैसी है, मोटी है कि नहीं है, हाँ सर मोटी है। इलास्टिसिटी है, हाँ सर। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता है, हाँ सर। क्या ये कोलैप्सिबल होंगी, कोलैप्सिबल का मतलब क्या ये सिकुड़कर बंद हो जाएंगी क्या, अगर ऐसा हो गया तो हमारा ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये नॉन कोलैप्सिबल होती है, यानी ये पिचकने वाली नहीं होती है, ये पिचकने वाली नहीं होती, नॉन कोलैप्सिबल होती है। जबकि अगर मैं रक्त केशिकाओं की बात करूं, रक्त केशिकाओं में केवल एक ही स्तर थी जिसका नाम था क्या बेटा, एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम कौन थी, ट्यूनिका इंटरना थी, जो किससे बनी होती है, शल की उपकला से बनी होती है। और इनकी भित्तियां जो होती है उनमें छिद्र होते हैं। अब छिद्र होंगे तो गैसों के एक्सचेंज में, भोज्य पदार्थों के एक्सचेंज में, पोषक पदार्थों के एक्सचेंज में, आपके अपशिष्ट पदार्थों के एक्सचेंज में क्या ये रोल निभाएंगी, हाँ सर। ये थी क्या बेटा जी हमारी केशिका। ये किसको किससे जोड़ रही है सर, धमनी को शिराओं से जोड़ने का काम भी करती है। ये थी हमारी पूरी की पूरी रक्त नलिकाएं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है निवाहिका तंत्र, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम समझने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिएगा। मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मेरे पास इस तरीके से ये हृदय है, ठीक है जनाब, मेरे पास यहां पर ये हृदय है, ओके सर, ये आपका हृदय है मान लेते हैं। एक और हृदय बना देते हैं, यहां पर एक हृदय ये है। मैंने तेरे से बोला, मैंने कहा मेरे पास 4 अंग हैं, कौन कौन से, मान ले एक ए अंग है, एक बी अंग है, एक सी अंग है, एक डी अंग है। ये मेरे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी अंग है, ठीक है जी। अब मैंने तेरे से बोला कि भैया यहां से डी के इस डी अंग जो है, इस अंग से अशुद्ध रक्त जो निकलेगा वो अशुद्ध रक्त कौन लेकर जाएगी, इस डी अंग की शिरा लेकर जाएगी, हाँ सर। ऐसे सी अंग की शिरा यहां से अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी, हाँ सर। बी अंग की शिरा यहां से अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी, हाँ सर। ए अंग की शिरा यहां से अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी, हाँ सर। और ये सारी शिराएं जो हैं ये जाकर किसमें खुल जाएंगी, मान लो ये चारों अंग जो हैं हमारे शरीर के निचले भाग में हैं, ये चारों की चारों किसमें जाकर खुल जाएंगी सर, ये चारों की चारों ओपन होंगी किसमें सर, इंफीरियर वेना कावा में, जिसको हमने क्या बोला था, पश्चिम महाशिरा। डन, चलो सर। और ये पश्चिम महाशिरा यहां पर दाएं आलिंद में खुल जाएंगे, ठीक है सर। एक कंडीशन आपने ये दिखा दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब जरा दूसरी कंडीशन देखने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला अगेन वापस से एक ए अंग है, एक बी अंग है, एक सी अंग है और एक डी अंग है। अब दूसरी कंडीशन देखना, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है जी। अगेन ए बी सी डी। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं सर्किट छोटा करने वाला हूं। जैसे आप फिजिक्स में सर्किट पढ़ते हैं ना, ऐसे मैं यहां पर सर्किट छोटा करने वाला हूं। सर्किट क्या करने वाला हूं सर, छोटा करने वाला हूं। सर सर्किट कैसे छोटा करेंगे, मैंने बोला मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां का अशुद्ध रक्त जो केशिका लेकर आ रही थी, ध्यान से सुनना, यहां का जो अशुद्ध रक्त जो केशिका लेकर आ रही थी वो हृदय में नहीं जा रही है, वो इस अंग में जा रही है, किसमें, सी में।
और जाकर यहां पर क्या बना दी सर, केशिका बना दी है, केशिका। अब वो केशिका क्या करेंगी, ध्यान से सुनना प्लीज, फोकस के साथ में सुनना। इसका अशुद्ध रक्त हृदय में नहीं गया, इस अंग में गया, और यहां पर कौन लेकर जाएगी, शिरा लेकर जाएगी। ये डी अंग की शिरा ये रही, हाँ सर, अंदर जाकर किस में बदली सर, केशिका में। केशिका से क्या होगा, एक्सचेंज। अब वो जो केशिका जो है, ध्यान से देखना, वो केशिका के अंदर सी अंग का अशुद्ध रक्त डाल दिया गया। जो सी अंग है उसने अपना शुद्ध रक्त इस केशिका में डाल दिया, हाँ सर। वो केशिका फिर वापस से किसमें तब्दील हो गई, किसमें बदल गई सर, वापस से शिरा में बदल गई। अब वो शिरा बाहर निकल रही है। अब ये किसकी शिरा कहलाएगी सर, सी अंग की शिरा कहलाएगी। अब मुझे बताना, ये जो सी अंग की ये जो शिरा है, ये किसका शुद्ध रक्त लेकर आ रही है सर, सी का भी लेकर आ रही है और डी का भी लेकर आ रही है। फिर ये सी अंग की शिरा यहां गई, हाँ सर, और यहां आकर किसमें बदल गई है सर, केशिका में। केशिकाओं में क्या हुआ, जो क्या होएगा सर, जो बी अंग है इसका अशुद्ध रक्त इन केशिकाओं में डाल दिया जाएगा। फिर ये केशिकाएं वापस से किसमें बदल जाएंगी सर, शिरा में। अब ये शिरा जो बाहर निकल रही है किसकी शिरा है सर, ये बी अंग की शिरा है। अब ये शिरा किसका अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है सर, बी का भी ला रही है, पीछे से सी का भी ला रही है, पीछे से डी का भी ला रही है। डन। कुल मिलाकर बी अंग से शिरा निकली। अब ये किसके पास पहुंची सर, ए के पास पहुंची। ए के पास अंदर जाकर फिर से किसमें बदल गई सर, केशिका। ए अंग ने अपना अशुद्ध रक्त इसमें डाल दिया है। फिर यहां से शिरा निकली और वो शिरा जाकर यहां पर जो भी महाशिरा, चाहे वो पश्चे है, चाहे नीचे वाले अंग है या ऊपर वाले अंग है, महाशिरा में खुल गई है। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सा सर्किट तुमको छोटा लग रहा है परिवहन का? ये वाला छोटा लग रहा है कि ये वाला छोटा लग रहा है सर? ये वाला छोटा है दोस्त। यहां से ये पूरी शिरा जा रही थी, पूरी शिरा जाएगी, पूरी जाएगी, पूरी अरे यहां की यहां गई, यहां की यहां गई, यहां की यहां गई। हमने सर्किट क्या कर दिया सर, आईसी बना दिया। फिजिक्स में पढ़ते हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ते हो ना, आईसी। हमने क्या कर दिया, सर्किट छोटा कर दिया है भैया यहां पर। तो कौन सा वाला बेटर है सर, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? लक्ष्मी कह रही है सर फर्स्ट वाला बेटर है, सेकंड वाला बेटर नहीं है। लक्ष्मी, जिंदगी में कछु करोगी कि नहीं करोगी? दिमाग बुद्धि जो है उसको यूज में लोगी या कभी जीवन में लेना ही नहीं है? हैं? बताओ हमको, ऐसे ढपोल बनी रहोगी तुम? बताओ हमको, तुमको कौन सा बेस्ट लग रहा है सर? नहीं सर, ये इसमें अलग जाएगा, अलग जाएगा, अलग जाएगा, ये बेस्ट है सर। ये कह रहे सर लक्ष्मी ने आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि सर्किट जो है ना वो रिमूव हो गया सर हमारे सिलेबस से, इसलिए लक्ष्मी आंसर नहीं दे पा रही है। हाँ भाई, शिवम सेन कह रहे हाँ सर पहला वाला सही है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड है बेटा, तेरे से बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, पहला वाला सही है। सो द बेस्ट फ्लो इज ये वाला, क्योंकि ये शॉर्ट होता है। और इस प्रकार का तंत्र जिसमें ब्लड का फ्लो इस तरीके से होता है, इसको हम बोलते हैं निवाहिका तंत्र। निवाहिका तंत्र बोला जाता है, पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल तेरे को दे दूं, एक और बेस्ट एग्जांपल तेरे को दे दूं, बेस्ट एग्जांपल। आप में से कितने बच्चों ने जोमैटो नाम सुना है? जोमैटो या स्विगी नाम सुना है? सुना है? वो पोर्टल सिस्टम पर बेस्ड काम करते हैं। उनका एक डिलीवरी बॉय एक जगह से खाना उठाता है, एक रेस्टोरेंट जहां पर 5 ऑर्डर आए, वो 5 ऑर्डर जब आए, वो 5 ऑर्डर जब आए तो पांचों ऑर्डर को एक डिलीवरी बॉय ने उठाया और लेकर चला गया। यह है पोर्टल सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी, डन सर। जिसमें बी मिलता है वो लोग पतले होते होंगे। आहा, गजब का दिमाग लगाते हो रही सर। जिसमें ये मिलता होगा वो तो पतले होते होंगे ना सर। ये सर्किट ज्यादा है तो ज्यादा जगह घेरना होगा।
ये ज्यादा हमारे अंदर ऐसे सिरा जाएगी, ऐसे सिरा जाएगी तो हम मोटे हो जाएंगे। यहां पर हम सर्किट छोटा कर दे तो हम पतले हो जाएंगे। कौन था ये? कौन था? बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया मेरे भाई तूने, बहुत जबरदस्त। हे प्रभु, हे जगन्नाथम, हे हरि राम। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये मिलता होगा वो पतलूंगे। मेरे अंदर भी ऐसा मिलता है ना। और अगर मैं मोटा हूं तो भी मेरे अंदर मिलेगा, मैं पतला हूं तो भी मेरे अंदर ये मिलेगा। हाँ जी, किसने बोला था? कहीं ये कार्डियोलॉजिस्ट सुयस तो नहीं था? अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट सुयस से याद आया, आप में से कितने बच्चे थे जो कल मेरे से आहत हुए थे? कोई मेरे से कल बहुत आहत हो गए थे? कितने बच्चे थे जो कल मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे कि सर आपने आते ही कार्डियोलॉजिस्ट सुयस को पूछा? कोई ऐसे तो नहीं थे जो मेरे से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, आहत हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे, इनफैक्ट लेक्चर देखने का मन तक नहीं कर रहा था? कोई ऐसा था क्या? क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया था और वो बालक या बालिका जो भी होगी वो डेफिनेटली देख रही होगी ये लेक्चर, क्योंकि ब्लॉक तो मैं उसको कर चुका हूं, है ना, कि सर आज हम बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हमने पूछा काहे, का हुआ? सर जो जिंदगी में कुछ प्राप्त करता है, ऐसे कुछ था, जिंदगी में बहुत ऊंचा उठता है उसको लोग पूछते हैं, या जिंदगी में कोई कुछ नहीं करता उसको लोग पूछते हैं, बीच वाले को कोई नहीं पूछता है। मैंने कहा आगे कहना क्या चाहते हो भाई? सर आज हम बहुत नाराज हैं। सर कहना क्या चाहते हो? सर आपने आते ही आज कार्डियोलॉजिस्ट सुयस को पूछा कि कार्डियोलॉजिस्ट सुयस नहीं आया क्या, इसलिए आज हम बहुत आहत हैं। सर आपने उसके बारे में क्यों पूछ लिया? सर वो तो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सर कौन था ये? कौन था जिसने मेरे को मैसेज किया था? ये जो भी था मेरे भाई एक मजाक नाम की कोई चीज होती है, वो समझ में आती है, ब्रेन के किसी कोने में कोई चीज ऐसी होती है जो समझनी पड़ती है, जिसे हम मजाक बोलते हैं। क्या वो आपको समझ में आती है? या आप हर चीज के लिए बहुत ही इमोशनल हो जाते हो, सीरियस हो जाते हो कि आपने उसको पूछ लिया जो कुछ नहीं करता, जो ऐसे करता है वैसे करता है? अरे उसका नाम लेकर अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फोकस बढ़ रहा है, अब चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, ये उसकी मर्जी है, लेकिन पढ़ाई जब की जाती है ना तो सीरियसनेस के साथ साथ थोड़ा सा बीच में डोज दी जाती है ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ सके। समझ में आया? और तुमको अगर यह भी समझ में नहीं आता है तो प्रभु हमें व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देना भाई साहब, हमको मैसेज मत करना ऐसे, नहीं तो हम आहत हो जाते हैं ऐसे मैसेज देखकर। और इसको आहत नहीं बोलते, इसको जलन बोलते हैं, जलन। चल निवाहिका तंत्र समझ में आया? निवाहिका तंत्र क्या होता है? इतनी सी बात क्लियर हो गई तो बेटा निवाहिका तंत्र पोर्टल सिस्टम क्या होता है? जब शरीर के किसी भाग की शिरा महाशिरा में नहीं खुलती है, सीधा हृदय में खुलने की बजाय अन्य अंग में जाकर केशिकाओं में बट जाती है, फिर अन्य अंगों की शिरा द्वारा हृदय में लाया जाता है अशुद्ध रक्त, तो इसको हम बोलते हैं निवाहिका तंत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? निवाहिका तंत्र बोलते हैं। डन? पहले मेरे को बता, निवाहिका तंत्र का मीनिंग समझ में आ गया? निवाहिका तंत्र क्या होता है, ये चीज क्लियर है? निवाहिका तंत्र। इसीलिए सर आज से हम नाम लेना फिर से बंद कर देंगे, क्या पता कौन नाराज हो जाए यार।
हाँ जी, तो ये कितने प्रकार का होता है सर? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? ये हमारा निवाहिका तंत्र 3 होते हैं। 3 निवाहिका तंत्र होते हैं टोटल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें अब तक ये निवाहिका तंत्र 3 देखे गए हैं। सर कौन कौन से देखे गए हैं? सर एक देखा गया है वृक्क निवाहिका तंत्र, एक देखा गया है यकृत निवाहिका तंत्र और एक देखा गया है हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र। पिछले साल की एनसीईआरटी में ये था, पिछले साल की एनसीईआरटी में ये था, लेकिन प्रेजेंट एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में ये डायग्राम हट गया है। ये मैं पुरानी एनसीईआरटी का डायग्राम लेकर आया हूं। ये पुरानी एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो पुरानी एनसीईआरटी थी पिछले साल की, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ था। ये कौन सा है भैया? ये है हमारा हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र। एक होता है यकृत निवाहिका तंत्र, एक है वृक्क निवाहिका तंत्र। क्वेश्चन ये मान के चल लेना आएगा ही नहीं तेरा निवाहिका तंत्र से, लेकिन फिर भी निवाहिका तंत्र क्या होता है ये याद रखना है, भूलना नहीं है। जो मैंने तेरे को चीज समझाई है, निवाहिका तंत्र क्या याद रखना है? ये जो निवाहिका तंत्र 3 प्रकार के जो होते हैं, इन 3 प्रकार के निवाहिका तंत्र में से मेरे भाई, ये जो 3 प्रकार के निवाहिका तंत्र है, इनमें से हमारे अंदर ह्यूमंस में कौन सा नहीं मिलता है? तो याद रखना, ये जो वृक्क निवाहिका तंत्र जो होता है ये हमारे अंदर नहीं मिलता है। याद रखना, ये स्तनधारियों में नहीं मिलता है। कौन सा? रीनल पोर्टल सिस्टम। तो सिर्फ किस में मिलता है? उभयचरों में मिलता है। किस में मिलता है मेरे भाई? ये देख, स्तनधारियों में वृक्क निवाहिका तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किस में मिलता है सर? उभयचरों में मिलता है। कौन सा? आपका वृक्क निवाहिका तंत्र। ये वाला जो है ये उभयचरों में मिलता है, ये वाला भी उभयचरों में मिलता है, ये उभयचरों में नहीं मिलता। यानी आपने 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। उभयचरों में ये दोनों मिलते हैं, स्तनधारियों में ये दोनों मिलते हैं। ऐसे याद रख ले। क्या? ये दोनों तो उभयचर में मिलते हैं और ये दोनों जो हैं ये आपके स्तनधारियों में मिलते हैं। ऐसे याद रख लेना, ये दोनों उभयचर में मिलते हैं, ये दोनों स्तनधारियों में मिलते हैं। यानी तेरे अंदर मेरे अंदर ये वाले ये दोनों क्या मिल रहे हैं? निवाहिका तंत्र मिल रहे। कौन सा? एक यकृत निवाहिका तंत्र और एक हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र। मैं फिर बोल देता हूं, एलन के मॉड्यूल से अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर ये तीनों डिटेल में लिखे हुए हैं। इसका तो पूरा एक बहुत बड़ा डायग्राम आपके पास लिखा हुआ होगा। किसका? आपके यकृत निवाहिका तंत्र का, कि ये छोटी आंत से ये नलिका निकली है, ये शिरा निकली है, ये बड़ी आंत से निकली है, ये ड्यूडेनल नलिका है, ये पेनक्रियाटिक शिरा है। ये सारी शिराओं के नाम लिखे होंगे। फिर उन सारी शिराओं को यकृत में भेजा होगा, फिर यकृत से एक शिरा निकली होगी। ना बाबू ना, बिल्कुल याद नहीं करना है तेने। यहां पर तेने जो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये हमारे अंदर नहीं होता, ये हमारे अंदर होता है और ये होता है हमारे अंदर। ये और ये दोनों जो है किसमें होते हैं? उभयचर में होते हैं। अब लॉजिक के साथ इतना सा समझ ले, एक ऐसा निवाहिका तंत्र जिसमें लास्ट अंग जो होएगा वो कौन सा होएगा? वृक्क होएगा। मतलब यूं समझ, ये लास्ट अंग वृक्क है। ये कई सारे अंग है जिनसे, ये कई सारे भाग है जिनसे अशुद्ध रक्त वृक्क के पास आया और फिर वृक्क से किसके पास गया? हृदय के पास गया। वो क्या कहलाएगा तेरा? वृक्क निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका तंत्र क्या होएगा? भैया कई सारे अंग है। अब उन कई सारे अंगों में बेटा हमारा अमाशय भी आता है, हमारी छोटी आंत भी आती है, बड़ी आंत भी आती है, गॉल ब्लैडर भी आता है, लीवर भी आता है। ये सारे अंग जो होते हैं ना, इन सारे अंगों से अशुद्ध रक्त लास्ट में जाता है लीवर के पास में। फिर लीवर से अशुद्ध रक्त किस में जाता है? हमारे हार्ट में जाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा यकृत निवाहिका तंत्र। हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र का इतना हिंट दे देता हूं तेरे को, एक झटके में चीज समझ में आ जाएगी। तेरे को हाइपोथैलेमस याद आ रहा है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस या ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन, मानव जनन में तूने पढ़ा था। जैसे ही एक लड़का 10 से 12 या 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH, जो अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जाता है और निकलवाता है LH और FSH। याद आ रहा है ना? तो याद कर, वहां पर वो GnRH जो हाइपोथैलेमस से निकला था वो कैसे निकलेगा और अग्रपीयूष ग्रंथि पर कैसे जाएगा? तो ऐसे जाता है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है सर? वो हार्मोन निकलता है।
वो हार्मोन शिरा में जाता है और वो शिरा जो है वो किस पे जाती है, अग्रपीयूष ग्रंथि पर, और अग्रपीयूष ग्रंथि पर जब वो शिरा जाती है तो हमारे उस हार्मोन को लेकर जाती है जीएनआरएच और अग्रपीयूष ग्रंथि पर लाकर छोड़ देती है। अग्रपीयूष ग्रंथि का अशुद्ध रक्त फिर उस शिरा से ले लिया जाता है और फिर वापस से शिरा निकलती है, फिर वो कहां जाती है, हमारे हृदय में जाती है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस से शिरा लेकर जा रही है किसको, आपके उस हार्मोन को, और क्या बना रही है सर, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बनाती है, हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र बनाती है। ये था बेटा जी आपका पूरा का पूरा चैप्टर। सिर्फ इतना सा दे रखा है ललित लोखंडे जो मैंने तेरे को बताया है। ये था आपका चैप्टर। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम होएगा क्या, उत्सर्जन तंत्र। जल्दी से वो 3 लेक्चर में कंप्लीट करके फिर जो रिमेनिंग है उसको 15 मार्च तक अपन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। डन दोस्त। हाँ जी, बात समझ में आ गई है, यहां तक की बात क्लियर है। डन डिनाडन डन। हाँ भाई सर, आज लेट क्लास चालू की थी। यस रोहित कुमार, रीजन बता दिया था स्टार्टिंग में, वापस से चेक कर लेना बेटा। अब इसके बाद उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र, गमन संचलन, तंत्रिका तंत्र और रासायनिक समन्वय एकीकरण। 4 चैप्टर बाकी हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सर आज फरवरी खत्म हो जाएगा, डर लग रहा है, 2 महीने बचे हैं। देख बायो में तो तेरे को डरने नहीं दूंगा मैं, देख इतनी श्योरिटी के साथ मैं तेरे को बता देता हूं, क्योंकि 15 मार्च के बाद में 1 शॉट स्टार्ट हो जाएंगे। उन 1 शॉट में मैं वही स्लाइड लेकर आऊंगा जो मैंने तेरे को आरंभ बैच में पढ़ाई है, वही स्लाइड लेकर आऊंगा, वही सारी की सारी चीजें हम 1 शॉट, एक दिन में पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है उसके बारे में एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट जरूर देते रहिएगा। मेजर टेस्ट जब स्टार्ट हो जाए तो मेजर टेस्ट सारे के सारे देना, है ना। मेजर टेस्ट जो है वो सारे के सारे देना। ओके चलो जी, मिलते हैं कल नए चैप्टर उत्सर्जन तंत्र के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर। ओके जी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराओगी?